Assalamualaikum everyone. So today is the third lecture of our accounting community और जिसने हमारी सेकंड लेक्चर नहीं लिया था तो ऑब्वियसली दिस थर्ड लेक्चर इज नॉट फॉर यू। सही है। तो अगर तो आप लोगों ने सेकंड लेक्चर नहीं लिया तो यू गोना टेक द सेकंड लेक्चर फर्स्ट। सेकंड लेक्चर में हमने देखा क्या था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग क्लाइंट को ईमेल सेंड करते हो। क्लाइंट डिफरेंट तरह से आपको डेटा सेंड करता है। ठीक है। वो बैंक स्टेटमेंट परचेजेस और इन्वॉइसेस सेल्स इन्वॉइसेस भी हो सकती हैं। वो खाली बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है। वो खाली परचेज इन्वॉइसेस और सेल्स इन्वॉइसेस भी हो सकती हैं। सही है। तो तीनों डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट तरह से हम लोगों का डेटा आगे चलाया जाता है और डिफरेंट तरह से काम किया जाता है तीनों डिफरेंट केसेस के अंदर। ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की थी कि बैंक पेमेंट क्या होती है, बैंक रिसीट। एनीवेज इस चीज़ की तो ऑब्वियसली मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली हमने एक मैच वाली बात पढ़ी थी कि जो इन्वॉइसेस डल चुकी हुई हैं हम लोग उसको फिर से उस तरह से नहीं रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो डबल मैच ना हो जाए। ठीक है। तो इस तरह की हमने कुछ बातें देखी थी। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वैट के बारे में पढ़ा था। सही है। ये हाँ, उस दिन मुझे कोई याद करवा रहा था, मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया था। दिस इज बेसिकली जुलाई। तो जो क्वार्टर एंडिंग जुलाई होगा वो आप लोगों ने जमा करवाना होगा। क्वार्टर एंडिंग जो जून होगा वो आपने जमा करवाना होगा 7 जुलाई को। ठीक है। क्वार्टर एंडिंग सितंबर में जो आप लोगों ने जमा करवाना होगा। सॉरी, क्वार्टर एंडिंग जून का आप लोगों ने जमा करवाना होगा 7 अगस्त को। क्यों? क्योंकि जो क्वार्टर एंडिंग जून है, जून में तो वो महीना खत्म हो गया था। ठीक है। अब जुलाई का एक मंथ और 7 डेज आगे मैंने आपको क्या बताया था। आप लोगों ने कब वैट जमा करवाना है? 1 मंथ एंड 7 डेज बाद। क्वार्टर एंड होने के 1 मंथ एंड 7 डेज बाद। तो जो जून में क्वार्टर एंड हुआ है तो जुलाई का महीना साइड पे गया और आगे 7 डेज 7 अगस्त। इसी तरह सितंबर का जो क्वार्टर एंड होगा, अक्टूबर का मंथ और आगे 7 डेज। तो 7 नवंबर में आपने नवंबर तक ये करवाना है और दिसंबर आगे एक महीना जनवरी का छोड़ो और 7 फरवरी तक आप लोगों ने ये जमा करवाना है। ठीक है। तो मतलब ये बात हम लोगों ने पहले कर ली हुई थी। एनीवेज आज के लेक्चर पे चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल, क्योंकि आज हम लोगों ने करना है क्लाइंट के ऊपर इंशाल्लाह काम। सही है। मैं आज 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा सोने से पहले। और एक लेक्चर में मैं आपको ज़रा थोड़ी सी बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा आप लोगों की, क्योंकि जब तक आप लोगों की बेस स्ट्रॉन्ग ना हो आप लोग आगे लाइव क्लाइंट के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ट्राई किया था कि आप लोगों की थोड़ी सी बेस स्ट्रॉन्ग हो, आप लोगों को पता हो कि हो क्या रहे। किस तरह से मैंने आपको बताया था कि सेज मैन्युअली काम करते हैं, जीरो डायरेक्ट बैंक फीड्स अवेलेबल। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा लेजर्स के बारे में बात किए थे हम लोगों ने। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम के ऊपर आते हैं। ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि फॉर इंस्टेंस आपने अभी स्टेप्स क्या थे हमारे। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आप लोगों का, यू गोटा ईमेल द क्लाइंट। ठीक है। क्लाइंट को क्या ईमेल करते हो आप लोग कि जी, देख रहे थे ये भी हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि हम लोगों को अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजो जिसमें सीएसवी फॉर्म है। सीएसवी फॉर्म मतलब एक्सेल की फॉर्म में। तो हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजो, सेल्स इनवॉइसेस भेजो और परचेज इनवॉइसेस भेजो। ये हम लोगों ने अपने क्लाइंट से मांग लिया ये डेटा। सही है। अब जब क्लाइंट से डेटा मांग लिया, ठीक है, क्लाइंट ने डेटा सेंड कर भी दिया आप लोगों को। ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसको सेकंड सेकंड स्टेप नहीं रखते हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव रिसीव्ड क्लाइंट से डेटा। वो क्लाइंट ने हम लोगों को 3 चीजें दी हैं। ठीक है। क्या क्या? बैंक स्टेटमेंट क्लाइंट ने हमें दे दिया। सही है। और क्लाइंट ने हम लोगों को दे दी है इसके अलावा सेल्स इनवॉइसेस। सही है। और परचेज इनवॉइसेस जिसको आप बिल्स कहते हो। ठीक है। क्लाइंट्स ने हम लोगों को ये सब कुछ दे दिया। तीन तीन मंथ्स का बेसिकली क्वार्टर का ही चाहिए होता है, क्योंकि हम लोगों ने वैट की बुक कीपिंग करनी है। मैंने वो क्या कहा था, या वैट के लिए बुक कीपिंग होती है या फिर फाइनल अकाउंट्स पूरे साल के लिए बुक कीपिंग होती है। अभी वैट की बात करते हैं। ठीक है। और अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखो, क्लाइंट ने आप लोगों को दे दिया बैंक स्टेटमेंट, सेल्स इनवॉइसेस और परचेज इनवॉइसेस। ठीक है। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं कि हम लोगों ने इनके साथ करना क्या। अब हमारा देखो, पिछले लेक्चर तक, लेक्चर नंबर 2 तक हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग चल रही थी कि इस डेटा को आपने कैसे डेटा आएगा क्या। अब हम लोगों ने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करना। ठीक है। इंशाल्लाह काम करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फॉर इंस्टेंस आपके क्लाइंट ने आपको दे दिया है डेटा। क्या क्या दिया है? बैंक स्टेटमेंट, सेल्स इनवॉइसेस एंड परचेज इनवॉइसेस। अब बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से, बहुत सुकून से चलने की कोशिश करूंगा। अब आपका क्या काम है? डेटा आ गया, आप लोगों ने चलो इनको रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में सेव भी कर लिया। मतलब इस क्लाइंट का एबीसी क्लाइंट है फॉर इंस्टेंस,
तो इस क्लाइंट का जो भी डेटा होगा आप लोगों ने उसके फोल्डर में अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा सेव कर लिया, मतलब बैंक स्टेटमेंट भी सेव कर ली, सही है, 3 मंथ्स की सेल्स इनवॉइसेस भी सेव कर ली, परचेज इनवॉइसेस भी सेव कर ली, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने बेसिकली 3 जगह पे काम करना है। क्या? 3 जगह पे काम करना है। किन किन 3 जगह पे, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। नंबर 1, ठीक है, एक इस जगह पे काम करना है आप लोगों ने, सही हो गया। नंबर 2, एक इस जगह पे आप लोगों ने काम करना है। एंड नंबर 3 भी कर लेते हैं, ठीक है। इस जगह पे आप लोगों ने काम करना है। अब ये मैंने क्या आप लोगों को बताया, बिल्कुल ये इजी सीन है। आप लोगों को आपका भाई ऐसा समझाएगा ना, ये चेक करो। 3 चीजें बेसिकली आप लोगों ने 3 जगह पे काम करना है। बैंक स्टेटमेंट, सेल्स इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस तो आ गई हैं आपके पास, ठीक है। ये 3 जगह पे काम होगा। क्या मतलब इसका? ये लेट्स अज्यूम हमारे पास है एक्सेल, ठीक है। क्या है? एक्सेल, या आप इसको CSV कह सकते हो। ये हम लोगों के पास एक्सेल की फाइल है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस कह लो कि इस क्लाइंट के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए जो आप एक्सेल यूज करोगे, समझ लो कि ये एक्सेल है, ठीक है। दिस इज द एक्सेल। एक तो आप लोगों ने काम करना है इसके ऊपर। दूसरा, अभी मैंने आपको क्या कहा था, हमारी 2 तरह की बुक कीपिंग हम लोगों ने सीखनी है, सेज और जीरो। सेज में क्या था? सेज है ऑटोमेटिक, ठीक है। सेज में रोज का रोज काम करते हो, ये देखो मैंने क्या लास्ट क्लास में बताया था। तो बेटर है लास्ट क्लास पहले पढ़ लो। तो डेली बुक कीपिंग होती है, तो वो तो हम देख नहीं रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं सेज, ठीक है। सेज जो मैनुअल है, और हम लोग मैनुअल बुक कीपिंग ही कर रहे हैं, और बहुत यही चलती है, एक्सेल वगैरह ही चलती हैं, और ये मेन है। अगर आपको ये आता है, बुक कीपिंग स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, कोई भी कंपनी रख लेगी। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे थे सेज। अब जरा गौर से समझो, जब भी कभी आप सेज के ऊपर काम करोगे, ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि सेज बहुत तरह का है ब्रो। सेज बहुत तरह का है। क्या क्या? सेज 50 भी है एक, ठीक है। सेज अकाउंट्स प्रोडक्शन भी है एक, ठीक है। सेज क्लाउड भी है एक, ठीक है। सेज ऑटो एंट्री भी है। तो बहुत तरह के सेज हैं। और ये सारे सेज ना, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे सेज। और ये सारे सेज के सॉफ्टवेयर एक दूसरे से लिंक होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या। इसको लेट्स अज्यूम सेज 50 है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर अगर सेज के ऊपर आपने काम करना ना, तो सेज 50 लाजमी यूज होता है, आप करते हो उसको। मोस्ट केसेस में, 90% केसेस में सेज 50 यूज होता है। एंड सेज ऑटो एंट्री, ठीक है। तो नॉर्मली 1995 100 केसेस में बेसिकली ऑटो एंट्री तो यूज होना ही होना। ऑटो एंट्री तो समझ लो यूज करोगे आप, ठीक है। और सेज 50 और सेज क्लाउड में से नॉर्मली एक यूज होता है, तो लेकिन ज्यादा कंपनीज यूज करती हैं सेज 50। इसके ऊपर भी आते हैं। तो जब भी क्लाइंट के ऊपर काम करना है ना, आपको 3 चीजें चाहिए। 2 ये वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, एक सेज 50 चाहिए, एक सेज ऑटो एंट्री चाहिए, और एक एक्सेल चाहिए आप लोगों को। ये 3 जगह पे आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। अब काम को आप लोगों ने किस चीज को कहाँ करना है, किस चीज को कहाँ करना है, वो आपका भाई आपका समझाने लगा, ठीक है। बहुत इजी करके समझाऊंगा आपको, अभी तक सब कुछ क्लियर होगा मुझे पता है। हालांकि अगर मैं आपको सब कुछ समझाना शुरू कर दूंगा जी, ये भी यूज होगा, ये तो आप लोगों को माइंड से निकल जाएगा। थोड़ी सी आपके भाई ने जरा कलरिंग शलरिंग की है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से, जरा गौर से देखो। सेज 50 भी यूज होगा, सेज ऑटो एंट्री भी, एक्सेल भी। अब एक्सेल किस लिए यूज होता है? एक्सेल इसलिए यूज होता है कि आपकी कलर खराब होने लगा है हमारा। एक्सेल किस लिए यूज होता है कि जो उस बंदे ने बैंक स्टेटमेंट दी है ना, क्या, उस बंदे ने बैंक स्टेटमेंट जो हमें दी थी, क्या दी थी? बैंक स्टेटमेंट। वो आप लोग उसकी वर्किंग, बैंक स्टेटमेंट की वर्किंग, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट उसने CSV फॉर्म में दी थी, बैंक स्टेटमेंट उसने हमें एक्सेल फॉर्म में दी थी, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट की वर्किंग भी कहाँ जाके होती है? जाहिर है एक्सेल के ऊपर वर्किंग करनी है आपने, ठीक है। तो एक्सेल सबसे पहले आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए, एक्सेल क्यों यूज करते हो? क्यों यूज करते हो एक्सेल? इसलिए यूज करते हो क्योंकि आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट की वर्किंग करनी है, तो एक्सेल इसलिए यूज हो गया। कैसे यूज होगा वो बात की बात है। ऑटो एंट्री और सेज 50 क्यों यूज होता है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो है ना सेज 50, दिस इज द सेज एंड सॉफ्टवेयर, इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि जो भी डेटा हम लोग बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एक्सेल के ऊपर जो काम करेंगे ना हम लोग, जो वर्किंग वगैरह करेंगे, वो एट द एंड वर्किंग करने के बाद कहाँ पे इंपोर्ट करोगे आप? सेज 50 के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। मतलब क्या कहने का मतलब है, वर्किंग और जगह पे होती है और पकड़ के इंपोर्ट कहाँ पे कर देते हो आप? सेज 50। ये आखिरी सॉफ्टवेयर है, सारा डेटा उठा के सेज 50 में डाला जाता है। इसी तरह सेज ऑटो एंट्री में थोड़ी सी वर्किंग होगी,
और उठा के इंपोर्ट कर दिया जाएगा CH50। थोड़ा सा और इजीली करता हूँ, समझो जरा बात को। ऑटो एंट्री किस लिए यूज किया जाता है? ऑटो एंट्री स्पेसिफिकली, अगर बात को समझो, ऑटो एंट्री क्यों यूज किया रहा, ऑटो एंट्री बना क्यों है सॉफ्टवेयर? ऑटो एंट्री में दो दो तीन चीजें करते हो आप लोग। ऑटो एंट्री छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है। क्या करते, क्या ऑटो एंट्री में, गौर से समझना। जो होती है आपकी सेल्स इनवॉइसेस और परचेज इनवॉइसेस। अब जरा सोचो, आपके क्लाइंट ने आपको बैंक स्टेटमेंट दिया एक्सेल की फॉर्म में, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो सेल्स इनवॉइसेस और परचेज इनवॉइसेस जो वो बंदा सेंड करेगा ना आपको, वो होंगे पीडीएफ्स। क्या होंगे? पीडीएफ्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से होते हैं। तो उन्होंने पीडीएफ्स भेज दी ज्यादा सारी। देखो बेसिकली उस बंदे ने भेजना क्या है, एक बैंक स्टेटमेंट की फाइल दे देनी है आपको उसने, ठीक है। कोई 40-50 सेल्स इनवॉइसेस दे देगा वो आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट तो एक ही देगा ना, जाहिर है, 3 महीनों की, या फिर हाँ 3 देगा एक एक महीने की। अच्छा, कोई 60-70 परचेज इनवॉइसेस दे देता है वो बंदा, ठीक है। तो इस तरह से डेटा वो आपको भेजते हैं, एक बैंक स्टेटमेंट, बाकी इनवॉइसेस और परचेज। अब आपने क्या करना, बैंक स्टेटमेंट का काम कहाँ पे यूज होगा? एक्सेल में, ठीक है। अब सेल्स इनवॉइसेस और परचेज इनवॉइसेस का क्या, इनके आते हैं पीडीएफ्स। क्या आते हैं? पीडीएफ्स। किस किस के? सेल्स इनवॉइसेस और परचेज इनवॉइसेस का पीडीएफ्स आते हैं। आपने इन पीडीएफ्स को उठा के क्या करना है, ऑटो एंट्री में डाल देना, ठीक है। क्या करना है? ऑटो एंट्री में डाल देना। हम्म। आप लोगों ने इन पीडीएफ को उठा के डाल देना ऑटो एंट्री में, इन सारे पीडीएफ में। ऑटो एंट्री में एक आप उधर एक ऑप्शन लिखी आती है, अपलोड डॉक्यूमेंट। क्या? अपलोड डॉक्यूमेंट। तो मतलब आप लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, सिंपल। तो अब होगा क्या, जब आपने उन डॉक्यूमेंट को ऑटो एंट्री के अंदर अपलोड कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट को ऑटो एंट्री के अंदर अपलोड कर दिया, तो क्या करता है ये सेज सॉफ्टवेयर? बड़ा अच्छा है, कह लो कि एआई सॉफ्टवेयर है, इसको कह लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर है। ये करता क्या, इसने अपने अंदर कैच कर लेने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों ने 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, इसके अंदर चले गए। अब आपके ऑटो एंट्री सॉफ्टवेयर ने करना क्या है, उस पीडीएफ के अंदर जो जो लिखा होगा ना, फॉर एग्जांपल डेट लिखी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर सप्लायर का नाम लिखा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे वापडा है, वापडा से बिल आया है, ठीक है। सप्लायर का नाम भी लिखा होगा, सही है। अमाउंट लिखी होगी, ठीक है। टैक्स की वैल्यू लिखी होगी। अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये सॉफ्टवेयर ये सारी डेट्स जो जो उस पीडीएफ के अंदर लिखी है ना, वो सारा कुछ अब उसके अंदर फीड कर लेता है, ठीक है, आपको वैल्यू दिखा देता है। मेरा बताने का मकसद क्या है, जब आपने एक पीडीएफ डाला, गौर से समझना, एक पीडीएफ डाला, ठीक है, और अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड आपको समझ आए। पीडीएफ डाला सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अब होगा क्या, जब आप उस पीडीएफ को क्लिक करोगे, ओपन करोगे ऑटो एंट्री के अंदर, देखो पीडीएफ था ना आपके पास, एक पीडीएफ था, आपने इसके अंदर डाला ऑटो एंट्री के अंदर, और इसको ओपन किया, ठीक है। ओपन किया उसको, जो पीडीएफ डाला है इस ऑटो एंट्री के अंदर, उसको ओपन किया। समझ आ रही है मेरी बात की? पीडीएफ आपके क्लाइंट ने आपको दिया, आपने ऑटो एंट्री के अंदर डाला, और उस पीडीएफ को ओपन कर लिया ऑटो एंट्री में। अब फायदा आपको मिलेगा क्या, ऑटो एंट्री का फायदा क्या है, जब आपने उस पीडीएफ को ऑटो एंट्री में डाल के ओपन किया ना, अब ऑटो एंट्री ने करना क्या है, डेट जो आपके पीडीएफ में लिखी हुई है वो भी खुद ब खुद पकड़ लेनी है। फॉर एग्जांपल 01/03/2025, ये भी अपने आप उसने पकड़ लेनी है। आपको फिर से मतलब पीडीएफ से डेट ढूंढ के नहीं लिखनी पड़नी है। सप्लायर का नाम, वो भी ढूंढ के उसने लिख लेना, जो भी है वापडा, ठीक है, वो भी उसने उस जगह में लिख देना। हम लोगों ने देखो, जब भी कभी इनवॉइस अपलोड करते हैं ना सॉफ्टवेयर में, हर चीज हमें टाइप करनी पड़ती है कि ये डेट सेट करो, ये डेट सेट। अगर आप डायरेक्टली जीरो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इनवॉइस डालो, या फिर डायरेक्टली सेज 50 के अंदर इनवॉइस डालो ना, तो आपको डेट भी खुद से लिखनी पड़ेगी, सप्लायर का नाम भी खुद से लिखना पड़ेगा, अमाउंट भी उठे। लेकिन जब आप ऑटो एंट्री में डालते हो ना इन पीडीएफ को, तो उसने डेट भी पकड़ लेनी है खुद ब खुद, सप्लायर भी पकड़ लेना, अमाउंट भी पकड़ लेनी है, और टैक्स की वैल्यू भी पकड़ लेनी है। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने उस पीडीएफ को खोलना है, ये सारी चीजें उसने खुद ही पिक कर ली होंगी सॉफ्टवेयर में। आपने सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, सिर्फ एक चीज, वो क्या है, कैटेगरी। क्या है? कैटेगरी। या फिर इसको मैं बोलूंगा नॉमिनल कोड, ठीक है, या फिर इसको मैं बोलूंगा लेजर, ठीक है। कैटेगरी, नॉमिनल कोड या लेजर, ये तीनों एक ही चीज है। अब जरा समझो बात को। लेजर हमने याद है पिछली क्लास में पढ़ा था, कि अगर कोई खर्चा फ्यूल का है उसको फ्यूल में डाल दोगे आप, अगर आपने कहीं खाना खाया है उसको एंटरटेनमेंट में डाल दोगे,
अगर आपने आइसक्रीम खाई है उसको एंटरटेनमेंट में डाल दोगे, सेल्स की है सेल्स में डाल दोगे, तो यही कैटेगरी है, यही नॉमिनल कोड है, यही लेजर है। तो जरा सोचो, वापडा से बिल आया, ठीक है, तो आप इसको किसके अंदर डालोगे? जरा सोचो, आप इसको डालोगे हीट एंड लाइट में। समझ आ रही है ना? याद है? देखो एसी, आप अकाउंट्स आपने ना भी पढ़े हो बेशक, वैसे तो एसीसी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, अकाउंट्स ना भी पढ़े हो, लेकिन ये तो आपकी सेंस है कि वापडा से बिल आया है, तो मैं इसको कहाँ पे कैटेगराइज करूंगा? मैं इसको हीट एंड लाइट में कैटेगराइज करूंगा। अच्छा भाई, मुझे नहीं समझ आती है किसमें इसमें करूँ, मुझे पता ही नहीं है कि वापडा क्या होता है। मैं क्या करूंगा? मैं चुप करके गूगल ओपन करूंगा, गूगल से पूछ लूंगा, गूगल में लिखूंगा वापडा, बता देगा क्या है वापडा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, ठीक है, ऐसे करके वो आप लोगों को बता देगा। तो आप लोगों को पता चलेगा, अच्छा हमने इलेक्ट्रिसिटी वालों को इतना पैसा दिया, तो अच्छा हीट एंड लाइट में जाना चाहिए। अच्छा इतना भी नहीं समझ आ रहा, इतना भी नहीं समझ आ रहा, गूगल से पूछ लो या चैट जीपीटी से पूछ लो, इफ वी हैव, हमने पेमेंट की है वापडा को, इसको मैं किस लेजर में कैटेगराइज करूंगा? क्या हमने पेमेंट की है वापडा को, मैं इसको किस कैटेगराइज में लेजर वो पोस्ट करूँ? तो वो बता देगा हीट एंड लाइट में पोस्ट करो या फिर इलेक्ट्रिसिटी में पोस्ट करो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में पोस्ट करो, तो वो बता देगा उसमें कर लेना, ठीक है। तो ये किधर जाएगा? हीटर। तो आपका काम ऑटो एंट्री में क्या होता है, आप लोगों ने सिर्फ जो आपने पीडीएफ डालने हैं, उसने डेट्स और सप्लायर्स पकड़ लेने हैं, अमाउंट भी पकड़ लेनी है, आप लोगों ने एक तो कैटेगराइज कर देना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को एक पीडीएफ था, ठीक है, पीडीएफ के अंदर एक बंदे ने की है सेल, एबीसी कंपनी को सेल की है, क्या एबीसी कंपनी को सेल किया, किस दिन की है? अच्छा सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ ने पकड़ लिया कि जी फलां डेट को, ऐसे नहीं सही लग रहा, पीडीएफ ने पकड़ लिया फलां डेट को जी सेल हुई थी। सप्लायर कौन है? एबीसी, मतलब किसको? ये तो बेसिकली खैर कस्टमर हो गया ना, लेकिन कस्टमर सप्लायर एक ही बात है, वो खुद ही पकड़ लेगा, कस्टमर एबीसी हो गया। अमाउंट 1,000 की सेल की है, टैक्स की वैल्यू 200, ये भी वैसे आपके उसके अंदर पीडीएफ के अंदर लिखा ही होगा, तो टैक्स की वैल्यू 200, वो खुद ही पकड़ लेना। अब आपका काम सिर्फ क्या है? इसको कैटेगराइज करना, कैटेगराइज करना आपने सिर्फ है, ठीक है। कैसे कैटेगराइज करोगे? आप जाओगे जी फॉर एग्जांपल गूगल में चले जाओ, वैसे तो मुझे नजर आ रहा है सेल की है, तो मैं इसको कहाँ पे कैटेगराइज कर दूंगा? सेल में कर दूंगा कैटेगराइज, दैट्स इट। सही है। तो ऑटो एंट्री का काम सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्विक काम क्विक हो जाता है। सही है। अब जैसे जैसे आपने कैटेगराइज करते रहना है, कैटेगराइज करते रहना है, कैटेगराइज करते रहना है, आप नीचे से इसको डन डन करते रहते हो। वैसे जो सेज ऑटो एंट्री है वहां पे होता है पब्लिश, ठीक है, डन की जगह लिखा होता है पब्लिश। पब्लिश का मतलब कि जी मैंने सब कुछ फिल कर लिया है, ये वाला मेरे पीडीएफ रेडी है। सही है। तो इस तरह से जितने भी 60-70 पीडीएफ है ना, आपने सबको कैटेगराइज करना है, ठीक है, उनके अकाउंट्स में भेजना है। सही है। और पब्लिश करते रहना है। सही है। तो अब होगा क्या, जरा समझना, बड़ा मजे का काम होने लगा। ये जो आपने यहाँ पे पब्लिश करते जा रहे हो ना, यहाँ पे जो डाटा पब्लिश कर रहे हो आप, अब ये वाला सेज और ये वाला सेज आपस में होते हैं कनेक्टेड, कनेक्टेड होते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से पब्लिश किया, क्या यहाँ से डाटा पब्लिश किया, और डाटा अपने आप चला जाएगा इसके अंदर, सेज 50 के अंदर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये एंड सॉफ्टवेयर है, इसमें सारा डाटा फेंकना है हम लोगों ने, ठीक है। तो इस ऑटो एंट्री का काम सिर्फ इतना ही होता है, क्या कैटेगराइज करके पब्लिश कर दो, वो डाटा अपने आप इसके अंदर चला जाएगा, और एट द एंड हम लोगों ने भेजना ही सीमित था। तो ऑटो एंट्री सिर्फ एक शॉर्टकट टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है। वैसे डायरेक्ट आप इनवॉइसिस में भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 50 इनवॉइसिस को इकट्ठी पकड़, 50 पीडीएफ को इकट्ठा पकड़ के आप अपलोड कर दो ना, इकट्ठा अपलोड, तो सारे अपलोड हो जाते हैं, फिर एक एक करके, क्योंकि अपलोड तो हो गए सॉफ्टवेयर में, फिर एक एक करके ओपन कर करके कैटेगराइज कर करके पब्लिश करते रहते हो, ठीक है। और वो डाटा अपने आप इधर आता है, क्योंकि कनेक्टेड है ना आपस में, ये अपने आप डाटा इधर आता है। अच्छा अब जरा समझना, ये जो सीन है, ये वाला सीन, ऑटो एंट्री कैसे यूज करनी है, ये कोई दो तीन क्लासेस बात करेंगे हम, ठीक है। वैसे समझा तो मैंने दिया है बिल्कुल इतना सा, लेकिन ऑटो एंट्री सॉफ्टवेयर ओपन करके काम करना कुछ क्लासेस बाद देखेंगे, ठीक है। सेज के अंदर किस तरह से डेटा आता है, कुछ क्लासेस बाद देखेंगे। सही है। तो सर आज फिर क्या करना? आज हम लोग देखेंगे बैंक स्टेटमेंट को, कि बैंक स्टेट, अच्छा एक और बात, बैंक स्टेटमेंट में एक्सेल की सीएसवी वर्किंग कंप्लीट करके इसको भी क्या कर देना है आप लोगों ने? क्या करना है भला? इसको उठा के इसके अंदर इंपोर्ट कर देना है। क्या? इसको उठा के इसके अंदर इंपोर्ट कर देना, दैट्स इट। अब सारा डाटा देखो क्या होगा, इनवॉइसेस, और इनवॉइसेस भी उठ के इधर आ गई, और यहाँ से बैंक स्टेटमेंट भी उठ के इधर आ गई, जो हम लोग चाहते थे।
फिर अगला स्टेप इसमें करेंगे हम लोग जाके, वो क्या होगा वो बात की बात है। समझ आई ना बात की, सिंपल है। तो अब देखते हैं हम लोगों का आज का फोकस है अपनी एक्सेल शीट की वर्किंग सीखना। सही है, कि एक्सेल पे वर्किंग कैसे होगी। अब बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास आएगी तो आपने उसको डील कैसे करना। सही है, क्या बैंक स्टेटमेंट आपके पास आएगी तो आपने उसको डील कैसे करना, ये चीज समझ आई है ना, बैकग्राउंड समझ आ गई है। मुझे पता है बेस बन गई होगी आप लोगों की, कि क्या चीज कहाँ जा रही है, कहाँ चीज कहाँ जा रही है। वो तारे जमीन पर वाला काम नहीं होगा कि जी लेटर्स लेटर्स आर डांसिंग सर, तो वो वाला सीन ऑब्वियसली नहीं होगा। अम, तो इस तरह से आज हम लोगों का काम है इसको बहुत अच्छे से देखना। लाइव क्लाइंट के ऊपर आज काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, असल जो फाइल है मेरे पास क्लाइंट की एक, और मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान में कंपनी है इस टाइम, और हर बच्चे को उस कंपनी का पता है। और वो जिस कंपनी में मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ वो कंपनी उसका क्लाइंट है। ठीक है, तो जब मैं उसके ऊपर काम करूंगा मैं उसका नाम छुपा दूंगा। ठीक है, और एक दो और चीजें छुपा दूंगा, लेकिन हम लोग काम उसी की फाइल के ऊपर करेंगे। तो ये सीन है, आज हम लोगों का काम है एक्सेल की बैंक स्टेटमेंट की वर्किंग देखना। आप लोगों को ओवरऑल ये चीज समझ आ गई होगी, आई एम 100% श्योर। तो एक्सेल के ऊपर काम करना है आप लोगों ने। अब आगे जरा चलते हैं एक्सेल के ऊपर काम कैसे होता है। थोड़ा सा पहले मैं, अभी ये वीडियो पता नहीं कितने मिनट्स की हुई है, थोड़ी सी पहले मैं क्या देखूंगा, अभी बता देते हैं। 23 मिनट्स की हो गई, एनीवेज। थोड़ा सा भी मैं क्या देखूंगा, मैं आप लोगों को कुछ एक दिखाता हूँ बैंक स्टेटमेंट, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बैठ के बना रहा था। देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो जी, अभी हम लोग करने लगे एक्सेल के ऊपर काम। क्या, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट आपके क्लाइंट से आपके पास आई है तो आपने उसके ऊपर काम करना। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जरा सोचो, ये डेटा आ गया, आप लोगों ने खोली बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, क्या खोली, बैंक स्टेटमेंट। अब आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप ये बताने लगूँ कि एक्सेल के ऊपर हम लोगों ने वर्किंग कैसे करनी है। आप लोगों ने खोली बैंक स्टेटमेंट ओपन की तो ये चीज खुल गई। ये तो थोड़ी सी ट्रांजेक्शन है ना, आपके पास ट्रांजेक्शन तो होगी ढेर सारी, 30-40 होंगी। ये क्या है, ड्रैग टू मूव। अच्छा, आपके पास होंगी 30-40, ये तो थोड़ी सी है ना, आपके पास होंगी 300-400 ट्रांजेक्शन। कम भी हो सकती है, जिस कंपनी की कम सेल्स है उसकी कम होंगी, तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब ये क्या मैंने किया हुआ, मैंने ये जो भी कंपनी थी ना, मैंने उसका सॉर्ट कोड हाइड कर दिया और अकाउंट नंबर हाइड कर दिया। करना ही था ऑब्वियसली, ये तो आप लोगों को भी समझ आती है। तो ये तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता था, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। इसके नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको मैंने हाइड कर दिया। तो ये आपके क्लाइंट ने आपको इस तरह से चीज भेजेगा, लेकिन लंबी भेजेगा। अच्छा, ये ना समझना कि मैं ये लाइव क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, नहीं। लाइव क्लाइंट की फाइल्स और पड़ी हुई है मेरे पास। ये मैंने लाइव क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट में से कुछ ट्रांजेक्शन्स निकाल के इसमें पकड़ के डाल दिए, कुछ ट्रांजेक्शन्स बीच बीच में से, चार कोई कितनी है, ये 8-9। तो आपकी जो लाइव मेरा क्लाइंट है जिसके ऊपर भी काम करने, ये ना समझना कि ये मैं लाइव क्लाइंट के ऊपर करके आपको लॉलीपॉप दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लाइव क्लाइंट पे काम करेंगे, उनकी पूरी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर काम करेंगे। उनमें से बीच में से मैंने 8-10 उठा के इसमें एक्सेल में डाल दिए। क्यों? क्योंकि जब लाइव क्लाइंट में जाएंगे ना, आपको पता होगा कि क्या करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। लाइव क्लाइंट के ऊपर मैं आपको समझाने में टाइम नहीं लगाऊंगा कि जी आप एक्सेल में इसको पकड़ के यहाँ स्क्रॉल करो, इसको यहाँ पे स्क्रॉल करो, अगर बीपी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक पेमेंट है, इसका मतलब क्या है, ये चीजें नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि लाइव क्लाइंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, सीखना ऐसी चीजों के ऊपर है। गॉट इट? चलो जी, आप लोगों के पास आई है बैंक स्टेटमेंट, ओपन कर ली मैंने, फॉर एग्जांपल लंबी सी थी, शॉर्ट कोड भी लिखा होगा, अकाउंट और ये सब कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। ठीक है, अब आप लोगों ने उसका करना क्या, अब आप लोगों का काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप लोगों का काम ये होता है, ये जो शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर और ट्रांजेक्शन टाइप, बेशक इसको पढ़ा रहने दो इधर, इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस। बेटर क्या है कि अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने करना क्या है। ये है उसकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, इसको आप लोगों ने बेशक ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट का नाम दे दो। क्या, ओरिजिनल स्टेटमेंट। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई ओरिजिनल स्टेटमेंट को ना छेड़ना, इसके अंदर एडिटिंग ना करना। न्यू बना लो, न्यू शीट बना लो, इसको मैं वर्किंग का नाम देता हूँ। ठीक है, इसको मैं वर्किंग का नाम दे देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसके अंदर एडिटिंग करना शुरू कर दोगे ना, तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे वर्किंग। अब आप करोगे क्या, ये जो पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट है ना, इसको उठा के अपनी वर्किंग में डाल दो। क्यों? क्योंकि अब ये वाली जो है ना, अब इसका काम कुछ नहीं है। ये इस ओरिजिनल जब मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, अब इसका काम कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट पड़ी होनी चाहिए, तो इसके अंदर एडिटिंग ना करना, इसको पड़ा रहने दो। अब इसके अंदर करते हैं वर्किंग, इसके ऊपर अब आप लोगों ने कर देनी है शुरू वर्किंग। किस तरह से वर्किंग करनी है, क्या वर्किंग करनी है, आ जाओ देखते हैं। आगे पास लिखा होगा
ट्रांजेक्शन की डेट, किस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये बैंक के अपने कुछ क्या नाम है, नेम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के डायरेक्ट डेबिट है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या होता है। एनीवेज इसका हम लोगों से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, ये बैंक की अपनी लैंग्वेज है। तो आप लोगों में से बहुत को ये पता भी होगा, लेकिन मैंने कभी इस पे नोटिस ही नहीं किया इसके फुल फॉर्म्स। शॉर्ट कोड कंपनी का लिखा होगा, उप्स, ये देखो, एनीवेज शॉर्ट कोड लिखा होगा और अकाउंट नंबर लिखा होगा, ठीक है। मैं बेसिकली, चलो एनीवेज इसको मैं बाद में हाइड कर लूंगा। शॉर्ट कोड लिखा होगा कंपनी का, ठीक है, अकाउंट नंबर लिखा होगा, और मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसका करूंगा क्या, जब भी कंपनी की फाइल के ऊपर काम स्टार्ट करना है, आपने ये 3 कॉलम्स डिलीट कर लेने हैं। क्यों डिलीट करें सर? क्योंकि जब आपने इस एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है ना सेज 50 के अंदर, मैंने क्या कहा था, वर्किंग करने के बाद सेज 50 में इंपोर्ट कर लेते हो आप। तो जब भी कभी आप लोगों ने एक्सेल फाइल के ऊपर काम करना है, इंपोर्ट करना है बेसिकली सेज 50 में, तो ये 3 चीजें इंपोर्ट वैसे ही नहीं होती हैं, बाकी चीजें इंपोर्ट करते हो आप लोग। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इन 3 चीजों को डिलीट, क्या, इन 3 चीजों को डिलीट करना, तो जरूरत ही नहीं है उसकी। तो किस किस की सर जरूरत है, इसकी जरूरत है, सही है, इसकी जरूरत है आप लोगों को। बेशक बैलेंस भी डिलीट कर लो आप लोग, ठीक है, बैलेंस का भी कोई काम नहीं, इसकी जरूरत है, ठीक है। अब आप लोगों ने कुछ कॉलम्स मजीद आगे ऐड करने हैं, ठीक है। किस किस चीज के कॉलम्स आप लोगों ने ऐड करने हैं, नेट अमाउंट का कॉलम ऐड कर लो, ठीक है, एक कॉलम ऐड कर लो वैट का, एक कॉलम ऐड कर लो ग्रॉस अमाउंट का, सही है। अच्छा, नेट अमाउंट क्या थी आप लोगों की, टैक्स के बगैर वाली अमाउंट, ठीक है। वैट क्या था, टैक्स। ग्रॉस अमाउंट क्या थी, टैक्स के साथ वाली, जिसके अंदर टैक्स शामिल हो वो वाली अमाउंट। तो 3 कॉलम्स ये आप लोगों ने ऐड करने हैं। एक आप लोगों ने ऐड करना है अकाउंट कोड का कॉलम, ठीक है, अकाउंट कोड, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर एक आप लोगों ने ऐड करना है नॉमिनल कोड का कॉलम, ये भी ऐड करेंगे। फिर एक और आप लोगों ने ऐड करना है टैक्स कोड का कॉलम, इन सब के ऊपर बात करेंगे अभी, ये भी ऐड करना है। और एक आखिरी आप लोगों ने ऐड कर देना है यूजर नेम, ठीक है। तो ये कुछ कुछ और भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये तो कंपलसरी है ना, ये यूज करने ही करने हैं आप लोगों ने। तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये वाले कॉलम्स ऐड कर लेना, क्यों, क्योंकि ये वाले सारे कॉलम देखो, अब ये बैंक स्टेटमेंट है, यहाँ पे होगी वर्किंग, और ये वाली जो फाइल है ये उठ के इंपोर्ट कर दी जाएगी कहाँ पे बोला, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, सेज 50 के अंदर, सही है। तो अब वर्किंग कैसे करनी है वो बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस सब को, क्या है, ये सारा है ना, ये सारा, ठीक है, क्या क्या बनाया, नेट अमाउंट, इसकी मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपका भाई हाजिर है। देखो आप लोगों ने इसको सबसे पहले ना, मैं इस तरह से करता हूँ कि यहाँ से इस सबको हाईलाइट करके, मैं इसको जरा क्लियर करने के ना, प्रोमिनेंट करने के लिए, जरा साफ दिखने के लिए, मैं इसको यहाँ से ऑल बोल्ड, अभी देखो कैसा लग रहा, अभी ये ना, ये कुछ न्यू ऐड हुए हैं हमारे कॉलम्स। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पकड़ के इतना, ठीक है, इसको मैं ऑल बॉर्डर्स क्लिक कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से बॉर्डर्स आ गया। अब ये सारा है, मुझे हेडिंग लग रही है, वैसे मैं इस तरह थोड़ा सा कलर शलर कर लेता हूँ, तो आप लोगों की नहीं भी दिले थे ना करना। तो ये आ गई आपकी हेडिंग्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, कोई हमारा नुकसान तो नहीं होता। और ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, सही हो गया। तो आप लोगों इस तरह से करके ना, ये वाले आप लोगों ने कॉलम्स ऐड कर लेना, सबसे पहला काम आप लोगों का आ गया ये। अब आप लोगों ने ये करना है, इसके बाद फिर आप लोगों ने इसको फिर से सबको पकड़ के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको सबको पकड़ के ना इस तरह से, ये जो भी आपका सारा डेटा है सारा को पकड़ के, अगर नीचे तक होगा नीचे तक पकड़ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों ने इसको कर लेना, ये देखो ये लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर, क्या, सॉर्ट एंड फिल्टर, और इसके ऊपर लगा देना आपने फिल्टर, ठीक है, समझो जरा, सॉर्ट, क्या बोल रहा हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर, इस सारे को पकड़ के हाईलाइट करके फिल्टर कर देना, उससे इसका फायदा क्या है, ये देखो ये आगे ऊपर, इसका फायदा क्या है, फायदा बताता हूँ। देखो यहाँ पे होंगी आपके पास ढेर सारी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ढेर सारी ट्रांजेक्शन्स, उसमें उन सब के अंदर 8-10 अमेरिकन एक्सप्रेस होंगी, 8-9 शेल की हो सकती हैं, 3-4 ईडीएफ हो सकती हैं, कॉस्को की 15-16 हो सकती हैं। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं पकड़ के A to Z कर लेता हूँ, ठीक है, सॉर्ट, इस वाली को जिसको मैंने हिलाना है उसको मैं पकड़ के कर लूंगा A to Z। अभी देखना, इसको मैं हिलाऊंगा ना, साथ ही ये चीजें भी हिल जाएंगी, ये वाली, इसको मैं A to Z करूंगा तो सारी वो ना ABCD कॉलम। अब जरा समझो, जब मैंने इसको सॉर्ट किया तो सारी क्या है, अमेरिकन एक्सप्रेस वाली एक साथ नहीं आ जाएंगी,
क्या सारी कॉस्ट, हालांकि डेट्स तो डिफरेंट होंगी, असल बैंक स्टेटमेंट में तो डिफरेंट है, लेकिन मैं इसको सॉर्ट करके इकट्ठी कर लूंगा। अमेरिकन एक्सप्रेस इकट्ठी हो गई, शेल की सारी इकट्ठी हो गई, इस तरह। उससे होगा क्या, मैंने सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी ट्रांजेक्शन है टोटल 60, जिसमें से अमेरिकन एक्सप्रेस है 8, ठीक है। जरा समझो, मैंने सिर्फ एक अमेरिकन एक्सप्रेस देखी, ठीक है, मैंने सर्च किया, अच्छा कि ये क्या है, पेमेंट है, क्या है क्या नहीं है, मुझे समझ आ गया, अच्छा ये है। अब मैंने एक को आगे ये वर्किंग करनी है, अगली सारी वर्किंग अपने आप मुझे पता होंगी, क्योंकि जाहिर है ये सेम है तकरीबन। अगर ये अमेरिकन एक्सप्रेस में, अगर इस अमेरिकन एक्सप्रेस ने इस पर्टिकुलर लेजर में जाना है, तो बाकियों ने भी उधर जाना है। तो देखो, एक करने से 8 इकट्ठी ठीक हो जाएंगी। इसी तरह शेल, मुझे पता चलेगा, अच्छा शेल पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप में ये हुआ। एक की एक करने से बाकी 8 9 सारी, मैं वो सेम ही उधर भी काम कर दूंगा, टाइम बचेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं कि मैं इसको ना करूं ये, और ये अलग अलग हो, तो मैं मानता हूँ आपकी बात। अमेरिकन एक्सप्रेस अगली दफा आपको याद होगा कि यही करना है, लेकिन भूल भी जाता है बंदा कि लास्ट टाइम हमने क्या, फिर आपने न्यूली ये देखो यार, सिर्फ 60 से तो ट्रांजेक्शन 400 500 ट्रांजेक्शन भी हो रही है कंपनी, भाई हजारों ट्रांजेक्शन भी हो जाती होती हैं, ठीक है। तो आप भूल जाते होते हो कि हम लोगों ने तब क्या किया था, तो आप लोग फिल्टर कर लेते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको डेट्स के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो, पहली डेट पहले, दूसरी डेट बाद में। आप फिर अमाउंट्स को भी कर सकते हो जैसे मर्जी, अगर आप पहले छोटी अमाउंट्स चाहते हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अमाउंट, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो इसमें। इसको मैं बिल्कुल रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आपका काम क्या, अब आप जरा समझो। ये आगे ट्रांजेक्शन, इसको हम लोगों ने कर लिया फिल्टर। अब आप लोगों ने करना क्या क्या है, मैं आपको एक एक कॉलम समझाऊंगा। नेट अमाउंट के अंदर आप लोगों ने लिखनी है अमाउंट्स, ठीक है। नेट अमाउंट के अंदर आप लोगों ने लिखनी है अमाउंट्स। एक यहाँ पे कॉलम में भूल गया, उसको भी ऐड कर लो। क्या, टाइप का, इसको लिखते हैं टाइप, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेज, दिस टाइप। ठीक है, ये टाइप आपने बड़ा जरूरी है, लिखना ही लिखना है। ठीक हो गया। तो अब इसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। मुझे बस 1 मिनट आप लोग देना। हाँ जी, तो सही है। अच्छा, टाइप का भी कॉलम ऐड कर लो, ये टाइप के, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपके साथ हर चीज के बारे में डिटेल में बात करनी है, ठीक है। देख लो, अब नेट अमाउंट का क्या, अब आप जरा सोचो, अकल लगाना अपनी थोड़ी सी। एसीसीए के बच्चे हो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जरा समझो। ये जो अमाउंट्स हैं, ये वाली अमाउंट जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में लिखी होंगी, ये ग्रॉस अमाउंट होगी या नेट अमाउंट होगी। ग्रॉस अमाउंट क्या आती है, जिसके अंदर टैक्स शामिल होता है। नेट अमाउंट क्या आती है, जिसके अंदर टैक्स शामिल नहीं होता। ठीक है, तो जरा सोचो, ये ग्रॉस अमाउंट होगी या नेट अमाउंट होगी, थोड़ा सा अक्ल लगाना भाई। इसके अंदर टैक्स शामिल है या नहीं, भाई ये सारी ग्रॉस अमाउंट होंगी। जरा सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे पिज्जा हट में खाना खाया, ठीक है, तो उनको मैं टैक्स समेत पे करता हूँ, या मैं ये करता हूँ कि जी टैक्स के बगैर मैंने पेमेंट करनी है। अगर उनका है टैक्स, अगर उनका बनता है टैक्स, तो वो टैक्स समेत होना चाहिए, टैक्स के बगैर। तो मैंने जो पेमेंट की है अपने कार्ड से, वो टैक्स समेत, उसके अंदर टैक्स तो शामिल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एक पेमेंट मैंने की है 50 की, जिसका टैक्स बनता था, फॉर एग्जाम्पल कह लो कि यार टू 10, ठीक है, 10 टैक्स बनता था, और ग्रॉस अमाउंट बनती थी 60। ठीक है, जरा सोचो, जब मैंने पेमेंट करनी है, तो मैंने 60 पेमेंट करनी है, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट में हमेशा ग्रॉस अमाउंट आती है। क्या, मेरी बैंक स्टेटमेंट में हमेशा होगी ही ग्रॉस अमाउंट। समझ आ रही है। तब आप लोग करते क्या हो उसको, अच्छा, तो आप लोग करते क्या हो, ये आप लोगों की अमाउंट्स होती हैं, तो ये सारी ग्रॉस अमाउंट हो गई, तो इनको उठा के आप लोग लिख देते हो ग्रॉस अमाउंट्स में। तो मैं अब क्या करूंगा, इन सबको, अभी वर्किंग स्टार्ट हो रही है, वर्किंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, उठा के ग्रॉस अमाउंट्स में लिख देना। इसको भी, इसको भी। अब आप एक चीज समझ लेना, ये डेबिट अमाउंट आपकी बैंक स्टेटमेंट में नेगेटिव होती है, पता है ना। बैंक से कभी भी याद करो, जब आपको आती है नोटिफिकेशन, योर बैंक हैज बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट, इसका मतलब होता है पैसे निकले होते हैं, मतलब नेगेटिव। लेकिन आपने इधर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं डालना, आपने बस उठा के सीधे अमाउंट लिख देनी है। क्यों, इसका मैं मतलब आपको, इसकी मैं रीजन आपको बात बताऊंगा। तो आप लोगों ने जितनी अमाउंट्स है ना, डेबिट वाली भी और क्रेडिट वाली भी, सारी ग्रॉस अमाउंट में लिख देनी है। ठीक है, ये अभी आप शॉर्टकट अपने लिए काम कर रहे हो। तो क्या करना है आप लोगों ने, डेबिट और क्रेडिट सारी ग्रॉस अमाउंट्स में लिख देनी है। ठीक है, जितनी भी होंगी सारी, सबसे पहला स्टेप तो आ गया ये, सही है।
अब नेट अमाउंट और वैट का क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, और चीजें कुछ देख लेते हैं। यूजर नेम। अभी यूजर नेम क्या होता है, देखो आपकी एक कंपनी के अंदर ना डिफरेंट अकाउंटेंट्स होते हैं। मेरा नाम क्या है, अली। मैं इधर अपना नाम लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कभी भी सेज के अंदर डेटा इंपोर्ट करें तो पता होगा इस फाइल के ऊपर किसने काम किया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है, तो अगर मिस्टर एक्स है तो सबके ऊपर मिस्टर एक्स की ये वाली ट्रांजेक्शन किसने की है। तो अली, मैं क्या करूंगा, मैं अली को पूरे के ऊपर मैं शुरू में मैं ऐसे करता हूँ टाइम सेव करने के लिए। अब एक दफा यूजर नेम हो गया ना, पूरी पूरी ये फाइल के अंदर हम लोगों ने इसको नहीं छेड़ना। एक दफा ग्रॉस अमाउंट हो गया ना, पूरी फाइल में हम लोगों ने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। ग्रॉस अमाउंट ने ग्रॉस अमाउंट ही रहना, अली ने अली रहना, तो एंड तक वही रहना। तो अब हम लोगों ने बाकी चीजों के ऊपर वर्किंग करनी है। किस किस चीजों के ऊपर? टैक्स कोड, टाइप, नॉमिनल कोड, अकाउंट कोड, वैट और अमाउंट नंबर। ठीक हो गया। अब एक एक करके इन सब के ऊपर बात करते हैं। अभी जरा समझना, अगर वैट है इसका 2 पाउंड, ठीक है, ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका 28.8। लेकिन ये आप इस तरह सब में नहीं लिख सकते हो। अब आप कह रहे हो कि सर एक काम करें ना, वर्किंग करने से पहले ऐसे करें ना, सबके वैट लिख लेते हैं 20% या जितने भी हैं, और नेट अमाउंट्स लिख लें। ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्यों? इनमें से बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी जिसके ऊपर वैट नहीं लगता है। तो एक एक ट्रांजेक्शन रीड करनी पड़ेगी ना, पढ़नी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसके आगे फिर आप जीरो वैट लगाओगे। अच्छा, अगर किसी चीज का जीरो वैट है तो नेट अमाउंट कितनी होगी, जितनी ग्रॉस अमाउंट है। ठीक है, कि ग्रॉस में से जीरो वैट निकालो तो नेट अमाउंट उतनी बनेगी ना। तो फिर उस वो इस तरह से केस होगा। अभी एक एक चीज के बारे में हम लोग अब अंडरस्टैंड करेंगे। टैक्स कोड क्या है, टाइप क्या है, नॉमिनल कोड क्या है, अकाउंट कोड क्या है, वैट एंड नेट अमाउंट। और जो देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ टैक्स कोड के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द टैक्स कोड। भाई देखो, आपका सेज ना थोड़ा सा उल्टा है, डिफरेंट तरह से रीड करता है आपकी स्टेटमेंट्स को। आप इधर वैट कुछ लिखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल 20 वैट है, या 15 वैट है, या 21 वैट है, आपका सॉफ्टवेयर उसको पढ़ेगा तो जरूर कि जी इस कंपनी, लेकिन उसके साथ आपको कोड भी डालना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे कोड्स हैं। क्या क्या कोड है? T1, T1 भी है, ठीक है, T9 भी है, T0 भी है, ठीक है, T10 भी है। बहुत सारे कोड हैं, बहुत सारे। लेकिन हम लोग जो है ना, 95% केसेस में यूज होता है T1 एंड T9। ठीक है, ये क्या कोड्स हैं बता देता हूँ। जो बाकी सारे कोड हैं वो भी यूज होते हैं, लेकिन वो बहुत कम केसेस में। तो अभी मैं आपको, मैंने देखो, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मेरा मेन फोकस है आप लोगों को कंपनी के अंदर घुसाना, आप लोगों के इंटरव्यूज क्लियर करवा के आप लोगों को एक इस लेवल पे पहुंचा देना कि अगले को पता हो कि जिसको काम आता है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी बात करते हैं। अगर हमें फ्यूचर में किसी क्लाइंट के ऊपर जरूरत पड़ेगी ना, T0 T10, तो तब भी वो भी देख लेंगे। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग अगर चाहोगे तो बाकी सारे कोड्स गूगल वगैरह से भी देख सकते हो, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ ना, तो इसके लिए फिलहाल इतना ही बहुत है। T1 कोड कब लगता है? जब कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर आप लोगों ने वैट चार्ज करना होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर वैट चार्ज, अब आप लोगों ने ये समझना है क्या, कि बूट्स है, बूट्स, बूट्स जूते नहीं है। ठीक है, बूट्स एक मार्केट है, सुपर मार्केट है कह लो। ठीक है, यहाँ से दवाइयाँ भी मिलती हैं और बहुत कुछ यहाँ पे यूके के अंदर ना। तो बूट्स है, ठीक है, बूट्स में आपने ये चीज खरीदी है। ठीक है, अब आपने सोचना है कि आपने ये चीज खरीदी है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आप लोगों ने सोचना है इस चीज को। कैसे सोचना है वो तो आप लोगों को गूगल बताएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें में आप लोगों को पता चल जाता होता है किसके ऊपर टैक्स अप्लाई होना है कि नहीं अप्लाई होना है। सही है। तो अगर तो ट्रांजेक्शन के ऊपर वैट लगना है तो T1 यूज होगा, अगर वैट नहीं लगना है तो T9 यूज होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन विद जीरो वैट। सही हो गया। तो पहले हम लोगों ने टेक्स्ट कोड तो पढ़ लिया। फॉर इंस्टेंस मैं करता हूँ बूट्स। सही है, तो आज देख लेते हैं। अच्छा, बूट्स क्या है? बूट्स इज डेफिनेटली अ वैट रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, तो बूट्स हम लोगों से वैट चार्ज करेगा, लेकिन आप लोगों की देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव परचेज्ड समथिंग फ्रॉम बूट्स। क्या? ठीक है, बूट्स विल वैट
बी एप्लीकेबल, इसको बेसिकली पता ही नहीं है बूट्स क्या है। ये मैंने ना बेसिकली गंद मार दिया, थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने लिख दिया। एनीवेज हम लोग चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। बूट्स यूके, पहले देखते हैं इसको पता है कि नहीं पता। हाँ, ठीक है। ब्रिटिश हेल्थ एंड केयर और ब्ला 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 सब कुछ इसने बता दिया हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग इसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं। हम लोग कहते हैं विल दैट बी एप्लीकेबल ऑन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बूथ्स। देख लेते हैं। यस, इन मोस्ट नॉर्मल बूथ परचेजेस। अब क्योंकि हम लोगों को हमारे क्लाइंट ने नहीं बताया कि इस केस में क्या करना है, वैसे तो तरीका ये है कि उससे पूछेंगे खरीदा क्या है, लेकिन वो बहुत इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो क्या है कि वो कह रहे हैं कि आपने पता है सिंपल है इसका तरीका क्या है, देखना ये है कि जो अगली कंपनी है क्या वो वैट रजिस्टर्ड है या नहीं है। सही है। और क्या आप अगर तो वो वैट रजिस्टर्ड होगी ना, तो 99% चांसेस हैं कि वैट वो आप लोगों को चार्ज करेगा। सही है। और दूसरी चीज ये होती है कि आप खरीद क्या रहे हो। तो ये आप लोगों को, ये आप लोग देखो, मैंने करने से पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि हाँ इसके ऊपर वैट होगा, क्योंकि कुछ चीजें याद हो रही थी आप लोगों को कि ये कंपनी वैट रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये आप लोगों को वैट चार्ज करता है। तो ये वाली कंपनी ऑब्वियसली वैट चार्ज करेगी। ठीक है। अब क्योंकि ये वैट चार्ज करेगी, मैं यहाँ पे कोड क्या लिखूंगा, T1। ये मेरा पहला स्टेप है, मतलब वर्किंग दूसरा स्टेप कह लो, चलो T1। इसके ऊपर क्योंकि वैट लग रहा है, अब जैसे ही T1 है मतलब इसके ऊपर वैट लगना है। सही है। इसके ऊपर वैट लगना है। अब कितना लगना है वैट, 20% वैट लगना है। समझो, 20% वैट लगना है, क्योंकि यूके के अंदर वैट इज 20%। समझ आ रही है ना। तो अब जरा समझो, आप लोगों ने, अब जाहिर है कुछ चीजें अब यहाँ से मैं कौन से फिल कर सकता हूँ, ये भी फिल कर सकता हूँ T1, ये वैट भी फिल कर सकता हूँ, नेट अमाउंट भी फिल कर सकता हूँ। तो अब जरा समझो बात को, वैट को क्या करूंगा, 20% है, क्या मैं इस अमाउंट का 20% लूँ। अच्छा भाई देखो, जो तो ईसीसी के स्टूडेंट्स है ना, वो जो बहुत जिन जो हाँ जो आईसीसी के स्टूडेंट जिन्होंने टैक्स पढ़ लिया हुआ है, वो कहेंगे नहीं इसके ऊपर वैट ना ले। कुछ हमारे बिगनर्स भी हैं यहाँ पे, आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट देम। तो वो लोग कहेंगे कि हाँ इसका 20% रेट, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा सोचो, ये जो ग्रॉस अमाउंट है ना, इसके अंदर टैक्स शामिल है। तो आप इसका तो 20% नहीं ले सकते हो। देखो, 20% कब आप लेते हो, जब आपके पास कोई नेट अमाउंट हो। अगर मैं कहता हूँ ना मैं 20 की चीज बेच रहा हूँ, इसके ऊपर मैं 20% लगा लूंगा, ये मेरा वैट है। और इन दोनों को ऐड करके 24 में ग्रॉस अमाउंट बन जाएगी। समझ आ रही है ये, या फिर अगर मैंने कोई चीज बेचनी है 16 की, इसके ऊपर मैं 20% वैट लगा लूंगा, और मेरा कितना बन जाएगा, 19.2 ग्रॉस अमाउंट। लेकिन जब ग्रॉस अमाउंट है मेरे पास, तो उसका तरीका ये होता है कि ग्रॉस अमाउंट, इसको डिवाइड कर, अब जरा सोचो, नेट, ये कितना परसेंट था, 20%। नेट अमाउंट होती है 100%, ग्रॉस अमाउंट कितनी होती है, 120%। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ग्रॉस अमाउंट कितनी है, 30.8, या ऐसे नहीं, ग्रॉस अमाउंट को डिवाइड करना है आप लोगों ने 20 को डिवाइड करना है आप लोगों ने 120 से। क्योंकि 120 से डिवाइड करने का मकसद क्या है, कि इस ग्रॉस अमाउंट के अंदर नेट अमाउंट और वैट दोनों शामिल है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हो 20। तो बेसिकली आप लोगों ने 20/100 नहीं करना। 20/100 तब करते हो जब नेट अमाउंट। मैं लिटरली आपको इस टाइम पे, क्योंकि F3 में पढ़ाता था, तो ये चीज मैं आपको बहुत डिटेल में भी समझा सकता हूँ कि नेट अमाउंट प्लस वैट इज इक्वल्स टू ग्रॉस अमाउंट। ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ कि जी अगर नेट अमाउंट होगी, उधर से डायरेक्ट ग्रॉस अमाउंट में कैसे जाना है, ग्रॉस अमाउंट से नेट अमाउंट में कैसे जाना है, वैट से ग्रॉस, वो सब कुछ मैं समझा सकता हूँ। लेकिन यार लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम है। ठीक है। तो ग्रॉस अमाउंट जब भी होगी ना, तो आप लोगों ने डिवाइड करना है 120 से, मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो आपको वैट की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 120 से, मल्टीप्लाई करना है 20 से, आपको वैट की अमाउंट मिल जाएगी। ये इतना टैक्स चार्ज ना हो। नेट अमाउंट कितनी होगी, जाहिर है ग्रॉस में से वैट निकाल दो तो नेट अमाउंट बन जाएगी आपकी। ये दोनों चीजें भी फिल हो गई आपकी। जरा डबल चेक कर ले।
लेट्स अज्यूम हमारे पास ग्रॉस अमाउंट ना होती, चेक कर लेते हैं फिगर्स ठीक है हमारे पास, और हमारे पास होती 25.67 की नेट अमाउंट। इसके ऊपर तो 20 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं ना, क्योंकि नेट अमाउंट का तो 20% ले सकते हैं। तो देखो उतना ही वैट बनेगा मेरा, सही है। तो करना क्या है आप लोगों ने, ग्रॉस अमाउंट की डिवाइड कर लेना है 120 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 20। तो ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को टैक्स कोड का समझ आ गया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, अच्छा वैसे तो शेल के ऊपर भी आप लोगों का टैक्स लगता है, ठीक है, फ्यूल के ऊपर टैक्स लगेगा, सही है, लेकिन लेट्स अज्यूम के नहीं लगता, ठीक है। वैसे अगर आप चेक कर लोगे तो लगेगा, लेकिन लेट्स अज्यूम नहीं लगता, तो वो किस तरह से आप करोगे, यहाँ पे लगेगा T9, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर तो जीरो, अगर टैक्स चार्ज नहीं होगा तो आप लगाओगे T9 और जीरो टैक्स, क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं, वैट जीरो है, और नेट अमाउंट उतनी ही जितनी ग्रॉस अमाउंट है। ये भी फिल होगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि देखो नेट और ग्रॉस इक्वल होगी अगर वैट जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अगली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईडीएफ एनर्जी हमारे से वैट चार्ज करता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, T1 लगाओगे इधर, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वैट चार्ज होगा। तो T1, अब करना क्या जरा समझो, ये वाली फिगर ग्रॉस अमाउंट, इसको डिवाइड करोगे 120 के साथ, मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ। मैंने क्या बताया था, ग्रॉस अमाउंट अगर हमारे पास पड़ी है तो डिवाइड करूंगा मैं 120 के साथ, मल्टीप्लाई करूंगा 20 के साथ, वैट आ गया। नेट अमाउंट करनी है, अपनी ग्रॉस में से वैट निकाल दो, ये भी फिल हो गया, ठीक है। तो आप सब में इस तरह से कर लेते हो। तो जिसके साथ वैट लगना है उस पर T1, जिसके साथ वैट नहीं लगना है उसके साथ T9, जिसके साथ जाहिर है वैट नहीं लगना है उसके साथ जीरो आप लगा देते हो इधर। समझ आ गई मेरी बात की? थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब जरा थोड़ी सी मुश्किल चीजें स्टार्ट होने लगी हैं, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल चीजें स्टार्ट होने लगी हैं भाई। अब देखो इसको मैं करने लगा हूँ डिलीट। अब थोड़ी दिमाग जरा ज्यादा लगाना, ठीक है, बहुत हाजिर हो जाए यहाँ तक। देखो यार, दो तरह की बुक कीपिंग है, ठीक है, दो तरह की बुक कीपिंग है। एक क्या, अगर तो किसी भी ट्रांजैक्शन की, गौर से सुनना, अगर तो किसी भी ट्रांजैक्शन की परचेज इनवॉइस और या सेल इनवॉइस आपके सेज 50 में इंपोर्ट कर दी गई है। कैसे इंपोर्ट करनी थी, याद है? इसमें डाली थी, यहां से इधर आ गई थी। तो पहले ये काम करते हो फिर एक्सेल के ऊपर आते हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर तो कोई परचेज इनवॉइस या सेल इनवॉइस इंपोर्ट कर दी, अब जरा सोचो, यहाँ पे जो इनवॉइसेस होंगी, पेमेंट्स आपने बैंक स्टेटमेंट में जो पेमेंट्स होंगी उनमें से मेजोरिटी इन्हीं की पेमेंट्स होंगी ना। सोचो, अपना जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसी से तो आपने अपनी इनवॉइसेस या परचेज इनवॉइस सेल्स इनवॉइस की पेमेंट करनी है ना। तो मोस्ट ऑफ द इनवॉइसेस दैट आर इन द सेज 50 सॉफ्टवेयर, सो मोस्ट ऑफ द इनवॉइसेस दैट आर इन द सेज 50 सॉफ्टवेयर, उनकी ट्रांजेक्शन्स बैंक स्टेटमेंट में होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो इधर चली गई है उसकी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन होती हैं, उसकी जब आप पेमेंट करते हो या उसके जब पैसे आते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में आते हैं। तो दो तरह की आप लोगों की बुक कीपिंग होगी, क्या? गौर से समझना, ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है समझना। एक तो अगर तो किसी ट्रांजेक्शन की इनवॉइस पहले से सॉफ्टवेयर के अंदर है तो डिफरेंट तरीके से काम किया जाएगा उसके ऊपर। और एक अगर सॉफ्टवेयर में इनवॉइस नहीं है, नो इनवॉइस इन सॉफ्टवेयर, तो डिफरेंट तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक एक ट्रांजेक्शन का सबसे पहला काम क्या होता है, ये चेक करना कि क्या इसकी इनवॉइस है आपके सॉफ्टवेयर में या नहीं। मतलब क्या ऑटो एंट्री के थ्रू ये इनवॉइस, ये वाली इसकी इनवॉइस डली है या नहीं डली है। एक एक ट्रांजेक्शन चेक करनी है, ठीक है। तो आप लोग एक एक ट्रांजेक्शन खोलते हो, एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक ट्रांजेक्शन, और एक एक ट्रांजेक्शन चेक करते हो कि क्या इसकी इनवॉइस डली हुई है या नहीं। और दोनों की डिफरेंट तरह से बुक कीपिंग होती है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए शुरू में, लेकिन जब ज्यादा परीक्षा, ये हमेशा याद रखना, ये जो चीज है ना, मैं खुद करते टाइम कंफ्यूज हुआ था, लेकिन जो कोई 15 20 30 ट्रांजेक्शन जब हो जाएंगी ना इस चीज के ऊपर, तो आप लोगों को ये वो चीज याद हो जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने हर ट्रांजेक्शन चेक करनी है कि क्या इसकी ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है वहां पे, ठीक है, क्या इसकी ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है वहां पे।
तो उसकी डिफरेंट सॉरी क्या उसकी इनवॉइस पड़ी हुई है उधर, तो उस ट्रांजेक्शन का डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। क्या इनवॉइस नहीं पड़ी है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। तो आप लोग मुझे ये ना कहना कि क्या नाम है, आपने इस चीज का तो मतलब हमें ये समझाया था, अब आप इस तरह से कर रहे हैं। मैं वो करके दिखाता हूँ। लेट्स अज्यूम ये जो 3 ट्रांजेक्शन है ना, नहीं चलो एक काम करते हैं, इन्हीं सबको यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले इस वाले में मैं आपको सिखाऊंगा, इस वाले में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा। अब इस वाले में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि अगर तो हम लोगों के पास इनकी इनवॉइस, देखो वैसे असल क्लाइंट में क्या होगा, कुछ की इनवॉइसेस पड़ी होंगी, कुछ की नहीं पड़ी होंगी, कुछ ट्रांजेक्शन्स की पड़ी होंगी इनवॉइसेस, कुछ की नहीं पड़ी होंगी। ठीक है, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये लाइव क्लाइंट तो नहीं है, ये तो क्लाइंट के अंदर से कुछ मैंने डाटा निकाल लिया, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये इनवॉइस है या नहीं। लेकिन अभी हम लोग किस तरह से देखेंगे, इन सब के अंदर हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि इनकी इनवॉइसेज नहीं है। ठीक है, नो इनवॉइस, मतलब इन सबकी कोई इनवॉइस नहीं थी। तो फिर इनको किस तरह से हम लोगों ने फिल आउट करना, और इन सब में देखेंगे कि इफ इन केस वी हैव द इनवॉइस फॉर ऑल दीज, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स। तो डिफरेंट तरह से दोनों होगा। शुरू में ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगी, ये क्या, अच्छा, शुरू में ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बच्चे नहीं हो आप लोग, याद तो करना है, अब ये चीजें सीखनी है। आज देखते हैं, अगर तो हमारे पास कोई इनवॉइस नहीं है, इसमें इनवॉइस है, आज अब देखते हैं अगर इनवॉइस नहीं पड़ी हुई है तो क्या करोगे आप लोग। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनका मतलब भी समझा देता हूँ। नॉमिनल कोड का मतलब क्या होता है? नॉमिनल कोड का मतलब होता है लेजर। क्या? लेजर। मतलब फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन बूट्स है, ठीक है, बूट से फॉर एग्जांपल कोई इस बंदे ने चीज ली है और बैग शैग ले लिया है। चलो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये बूट्स काम क्या करता है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसने लिखा था ना, बूट्स का नॉर्मल काम क्या है। सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था, a British health and beauty retail and pharmacy chain with around 1800 plus stores across the UK. ठीक है, और pharmacies serves million of customers, pharmacy 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 pharmacy, और क्या, फार्मेसी है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, फार्मेसी है। समझ आ रही है इस बात की? तो वापिस आते हैं इसके ऊपर। तो मुझे समझ आ रहा है कि बूट्स जाना चाहिए हेल्थ एंड केयर के अंदर। समझ आ रही है मेरी बात की? बूट्स बूट्स जाना चाहिए हेल्थ एंड केयर के अंदर। तो आज जरा चलते हैं वापस इसके ऊपर। बूट्स किधर जाना चाहिए, हेल्थ एंड केयर के अंदर। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप लोगों ने कहना, अच्छा इसके ऊपर आप लोगों को याद है वैट चार्ज किया था कि नहीं? वैट चार्ज किया था, चेक कर लिया था ना हम लोगों ने एक दफा इसके ऊपर। तो यहाँ पे मुझे पता है P1 आएगा, वैट भी आएगा इसके ऊपर 5 पॉइंट, चलो फिर से कर लेते हैं, एक जीरो कम डाल दिया। सही है, तो देखो वैट चार्ज होगा। अच्छा, नॉमिनल कोड में क्या करना है, नॉमिनल कोड में जाएगा हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या जाएगा? हेल्थ एंड सेफ्टी। इस नॉमिनल कोड के अकाउंट में ये जाना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? क्या? इस नॉमिनल कोड के अंदर ये जाना चाहिए। डन है? जाना चाहिए ना? बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा जो सेज सॉफ्टवेयर है, जो सेज सॉफ्टवेयर है हमारा, वो इस तरह से नहीं चलता है, वो नंबर्स की बेस पे चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेज सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से होता है। हम नॉमिनल कोड्स सेज 50, ठीक है, इमेजेस देख लेते हैं। ये देखो, जब आप सेज का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, अभी हम ये सब कुछ करके देखेंगे, जब आप सेज का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे ना, तो कुछ इस तरह से लिखा आता है, इस तरह से। ये सारे नॉमिनल कोड्स का सेज के अंदर एक पेज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डोनेशन है ना, डोनेशन को उसने नॉमिनल कोड दे दिया 4000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल एक्सपेंस है या सेल ऑफ एसेट, कुछ सेल कुछ करना, उसको उसने दे दिया 4950। ठीक है, ये चैरिटीज की स्पेसिफिकली कंपनी, ये आपने याद नहीं करना है। आप लोगों ने सोचना है कि यार हेल्थ एंड सेफ्टी है, अब आप लोगों ने करना क्या हेल्थ एंड सेफ्टी में।
आप लोगों ने जाना है अपने सेज सॉफ्टवेयर के अंदर, ये वाला पेज ओपन करना है, ठीक है, क्या ये वाला पेज ओपन करना है, इस पेज के अंदर ढूंढ लेना है हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी देखना और उसका कोड देख लेना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, ये तो मेरे से जूम इन नहीं हो रहा है, ये देखो मोटर व्हीकल्स लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल्स के साथ भी कोई ना कोई कोड, पता नहीं 05 समथिंग लिखा हुआ है, एनीवेज ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से कोड देखना है हेल्थ एंड सेफ्टी अपने सेज 50 में से, ठीक है, और यहाँ क्या आके आपने कोड लिख लेना है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे इसके अंदर, तो व्हाट इज द नॉमिनल कोड इन सेज 50 फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, जी दसो जी। हाँ बिल्कुल, सी कोई एक नहीं होता, लेकिन नॉर्मली 7501, 7502, 7503, 7600। और एक बात याद रखना कि ये जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम हो। हम लोगों ने तो क्या करना है, हम लोगों को चैट जीपीटी से कोई लेना देना नहीं, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जाके ओपन करना है, सॉफ्टवेयर में देखना है हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि 7501 होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7501। तो जब कभी हम इंपोर्ट करेंगे तो ये वाली ट्रांजेक्शन अपने आप सीधा हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जाएगी। समझ आ रही है बात ही। इसी तरह शेल, सही है। अब शेल में वैसे ऑब्वियसली इसका हमें पता होगा, लेकिन पूछ लेते हैं इससे, ऑब्वियसली इसके ऊपर वैट चार्ज होगा। इज वैट एप्लीकेबल ऑन फ्यूल इन यूके? जब भी कभी आप लोग मतलब फ्यूल वगैरह करते हो तो वैट होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लोग वापस आएंगे, T1 अप्लाई होगा क्योंकि वैट अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। देखो आहिस्ता आहिस्ता जा, हम लोग बिल्कुल स्लो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ आती रही होगी ना कि हाँ भाई T1। अब मुझे फिर से T1 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक दफा समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। T1 है, वैट अप्लाई होना है, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने 20%, वो 1/120 करके और मल्टीप्लाई 20 करके ये मेरी वैल्यूज आ गई। अच्छा, नॉमिनल कोड की बात करते हैं। अच्छा, ये किसके अंदर जाना चाहिए, ये फ्यूल में जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उधर से ये देखो जरा क्या करूंगा मैं, अपना सेज 50 ओपन करूंगा और मैं उसी के अंदर, किसके अंदर, इस शीट के अंदर, पता नहीं क्या खुल जाता है यार बार बार, इस शीट के अंदर मैं देखूंगा, ये ये तो नहीं है, बेसिकली ये वाली शीट होती है ये। तो इस शीट के अंदर मैं देखूंगा कि फ्यूल किधर लिखा हुआ है, फ्यूल ढूंढूंगा मैं, ये किसी ने देखो बना के रखा हुआ है इधर। अच्छा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि फ्यूल कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो फ्यूल का नॉमिनल कोड ढूंढूंगा। वैसे भी फिलहाल इससे पूछ रहे थे, व्हाट इज द नॉमिनल कोड फॉर फ्यूल इन सेज 50, ठीक है, नॉर्मली 7800, 7300। फ्यूल 73 ये कह रहे हैं कि जी इतना होता है नॉर्मली, ठीक है। जो मेरी कंपनी है उसके अंदर 7800 है, तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो डिपेंड वेरीज। तो आपने देखना है आपके जो सेज का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर फ्यूल को क्या कोड दिया गया, ठीक है। तो वैसे ऑटोमेटेड फ्यू ऑटोमेटेड भी होते हैं ये, मतलब जो ऑटोमेटेड नॉमिनल कोड्स होते हैं, तो फ्यूल के अंदर इसने जाना है 7301 लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। और देख लेते हैं ईडीएफ एनर्जी। अब ये ईडीएफ क्या है, व्हाट इज ईडीएफ? ईडीएफ बेसिकली क्या है, आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे वापडा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला वो सिस्टम है जो वापडा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, विल दैट बी एप्लीकेबल, अपने सारे आंसर इधर से पूछ लेना, ठीक है। जी वैट एप्लीकेबल होगा, वैट एप्लीकेबल होगा, ओके, वापिस आऊंगा, T1 लगाऊंगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको चैट जीपीटी पे जाना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको पता होगा, जब कैसल वाटर वाटर के अंदर जाना है, टैक्स अप्लाई होना है, पिज्जा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में जाना, सब आप लोगों को जाना ही नहीं पड़ेगा उधर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपीरियंस का एंड एन अनएक्सपीरियंस का। ये नॉमिनल कोड इसके ऊपर क्या यूज होगा, डिफरेंट कंपनीज के ऊपर डिफरेंट होता है। ये हीट एंड एनर्जी, अच्छा पहला टैक्स 20% अप्लाई होगा, 20% अप्लाई होगा, ठीक है। इसका 120 इसका वो माइनस करके नॉमिनल कोड क्या हीट एंड एनर्जी थी आपकी, ओके, वो इससे पूछ लेते हैं, व्हाट नॉमिनल कोड विल बी यूज फॉर इट्स पेमेंट, बस उसकी पेमेंट की अजीब नॉमिनल कोड बता दो। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो कह रहा है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम 7200 में डालते हैं, ठीक है 7200 में डाल देते हैं,
ठीक है, ये मतलब सेज सॉफ्टवेयर के अंदर 7200 है हीट एंड एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अकाउंट कोड में अब आप लोगों ने क्या लिखना है? अकाउंट कोड, अब जरा समझो बात को। ये तो आपको समझ आ गई कि आप लोगों ने नॉमिनल कोड किस तरह से करना है। अब जब हम लोग लाइव क्लाइंट के ऊपर काम करेंगे आपको और समझ आ जाएगी। अकाउंट कोड को अब आप लोगों ने क्या करना है, अब जरा समझो कोड से। आपका जो सेज सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर आप लोगों ने बैंक्स डाले होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक करंट अकाउंट। ठीक है, मतलब बैंक फीड किया होता है ना, बैंक का करंट अकाउंट है एक। अच्छा, बैंक, ये बैंक के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेम बैंक आपके सेज के अंदर, आपने सेज में ये वाला बैंक फीड किया होगा। हाँ, बैंक फीड। अच्छा, बैंक फीड क्या होती है? रोज की रोज ट्रांजेक्शन आनी, वो तो अटैच नहीं होती है इसमें, लेकिन आपने बैंक उधर डाला होगा कि जी ये हमारा बैंक है। ठीक है, अब ये जो भी बैंक है आपने सेज सॉफ्टवेयर के अंदर डाला होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 बैंक्स हैं। ठीक है, तो आपने 3 बैंक्स डाले होंगे, बैंक 1, बैंक 2। ठीक है, एक हो गया बैंक करंट, ये 300। जो आपका इनिशियल बैंक है ना, 1200 उसका कोड नंबर होता है। ठीक है, सेज के अंदर देखो नॉमिनल कोड्स क्या थे आपके लेजर्स, कि ये चीज इस लेजर में जा रही है, ये चीज इस लेजर में जा रही है। ये अब जैसे पिज्जा एक्सप्रेस है ना, ये क्या एंटरटेनमेंट है। ठीक है, अच्छा इस तरह से नहीं बताना, अभी देख रहे थे। एंटरटेनमेंट पिज्जा का है, मुझे पता है कि जी टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, इसको मैंने जल्दी से बस कर दिया। ठीक है, नॉमिनल कोड 7 4। आपको जरा एक दफा स्लो मो करके भी दिखा देता हूँ जैसे मैं स्लो मो कर रहा हूँ पहले। अच्छा, मैं कहूंगा जी पिज्जा एक्सप्रेस। अब क्योंकि चैट जीपीटी को पता चल गया तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पिज्जा एक्सप्रेस, वैट और नॉमिनल, और ये दोनों चीजें शायद बता दें, टाइम सेव करने ना। तो अच्छा, वैट एप्लीकेबल होगा, याद है मैंने T1 लगाया उधर। नॉमिनल कोड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एंटरटेनमेंट 7600 है। काफी ज्यादा कंपनी में 7403 है। अच्छा, हम लोग फिलहाल इसको जो चैट जीपीटी बता रहे हैं ना वही कर लेते हैं। ठीक है, 7600। तो डिफरेंट नॉमिनल कोड्स हो सकते हैं ना, तो आपके सॉफ्टवेयर में क्या आप लोगों ने वही लिखना है। ठीक है, 7600 एंटरटेनमेंट में मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, कोई ऐसे खाने शुने खाते हो ना आप लोग, तो एंटरटेनमेंट में डाल देते हो आप उसको। इसी तरह से ये अमेरिकन एक्सप्रेस है, इसमें 4000 क्यों सेल्स, एनीवेज इसको छोड़ो, क्या बात करनी। तो नॉमिनल कोड्स का क्या मतलब है कि ये चीज किस अकाउंट में जा रही है। जो बैंक अकाउंट है ना, अकाउंट का नंबर, अकाउंट नंबर, आपको मैं कहता हूँ ना जी सेंड योर अकाउंट नंबर, आप लोग पूरा बैंक का अकाउंट, तो ये अकाउंट नंबर है। तो सेज में जिस बैंक के ऊपर आप काम कर रहे होते हो ना, उसका एक अपना बैंक अकाउंट, एक अकाउंट नंबर होता है। वो नॉर्मली हमेशा 1200 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बैंक मैंने सेज के अंदर फीड किया होगा, तो सेज ने उसको एक नंबर दिया होगा। अभी जो 1200 है ना, मैं इसको हर ट्रांजेक्शन पे लिख लूंगा, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, डिफरेंट नॉमिनल कोड्स होते हैं कि ये ट्रांजेक्शन इस नॉमिनल कोड में जा रही है, ये ट्रांजेक्शन इस नॉमिनल कोड में जा रही है, ये ट्रांजेक्शन इस नॉमिनल कोड में जा रही है। ठीक है, वो एक अलग बात है। अकाउंट नंबर का क्या मतलब है कि ये किस अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई है, समझ आ रही है? तो किस बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुई है, या किस बैंक में ट्रांजेक्शन आई है, समझो इस बात को। नॉमिनल कोड होता है कि ये ट्रांजेक्शन किस लेजर में जा रही है, मतलब ये ट्रांजेक्शन की कैटेगराइजेशन क्या है, ये ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है। ठीक है, और ये किस बैंक के अंदर, किस अकाउंट को हिट करेगी, बेसिकली ये कौन से अकाउंट के ऊपर काम हो रहा है। तो हमेशा याद रखना ऐसे केसेस के अंदर। ठीक है, जो ये कौन सा नो इनवॉइस वाले केस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के, इनवॉइस कोई नहीं है। तो नो इनवॉइस वाले केस के अंदर, नो इनवॉइस वाले केस के अंदर एक तो आप लोग नॉमिनल कोड चेंज करते रहोगे, अकाउंट नंबर अब सबके अंदर ही 1200 आ जाएगा। ठीक है, इनवॉइस कोई नहीं है हमारे पास। वो सारी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर इनवॉइस नहीं है, अकाउंट आ गया, नॉमिनल कोड तो डिफरेंट होगा। ठीक है, कैसल वाटर है। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इससे पूछ लेते हैं हम लोग वाटर, पता नहीं क्या लिखती है, या आई वी मीन वाटर। तो वो कह रहे हैं कि वाटर के ऊपर 0% वैट, जीरो रेटेड वैट होता है, कैसल वाटर लिख। ठीक है, वाटर के ऊपर 0% टैक्स चार्ज है। अच्छा, वाटर के ऊपर 0% टैक्स चार्ज है। और वाटर रेट्स में वो कह रहा है आप डाल सकते हो इसको, हीट एंड लाइट में डाल सकते हो, किस में डालना चाहिए। अब ये मैं आपको भी फिलहाल समझाने नहीं बैठा हूँ कि ये किसके अंदर जाना चाहिए। ये एज एन अकाउंटेंट आप लोगों का खुद सोचना है कि यार मैं इसमें डालूं, इसमें डालूं।
ठीक है, अपने सीनियर से पूछ लो आप बैठ के किसके अंदर, वैसे ऑब्वियसली वाटर रेट्स के अंदर डाल लो, ठीक है। हीट एंड लाइट में भी अगर आप लोगों का मूड है तो डाल सकते हो, लेकिन वाटर रेट्स मुझे बेहतर लग रहा है, मैं इसको 7203 वाटर रेट्स पढ़ लो 720। लेकिन आप लोगों ने चैट जीपीटी से नहीं देखना, आप लोगों ने सेज 50 से देख लेना कि उसके अंदर वाटर रेट्स का क्या कोड है। यहाँ पे 7203 है, इसके ऊपर नो वैट T9 अप्लाई हो रहा है, क्या नो वैट T9 0%, और उतना का उतना ही नेट अमाउंट, ये भी फिल हो गया आप लोगों का, देखो, ठीक है। अच्छा, अकाउंट कोड पूरी शीट में 1200 लिख देना, लेकिन उन ट्रांजेक्शन में जिसकी इनवॉइस नहीं है, ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, बड़ा इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नॉमिनल कोड भी हो गया, लेजर, ये भी आपको समझ आ गई, हर चीज जाएगी। अमेरिकन एक्सप्रेस जरा समझ लो कि यार ये ना सेल हम लोगों ने की है, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है इस कंपनी में अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू जितने, ये देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू पैसे आए हैं क्रेडिट अमाउंट, जितने पैसे तो मुझे याद है वो सेल्स होती हैं। सेल्स का नॉमिनल कोड होता है 4000। ये बंदा सेल करता है टैक्स की अमाउंट के ऊपर, ठीक है, मतलब टैक्स चार्ज करता है, मैं टैक्स डाल दूंगा इधर, तो जल्दी हो गया ना ये, कुछ चीजें याद हो तो जल्दी हो जाती है। अमेरिकन एक्सप्रेस सेल है, 4000 अकाउंट में जा रही है, टैक्स चार्ज होता है तो T1। लेट्स अज्यूम कॉस्को होलसेल, वैसे इसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, लेकिन हम लोग लेट्स अज्यूम नहीं करते हैं, T9, ठीक है। और क्योंकि T9 है तो नो वैट, नो वैट है तो वही अमाउंट आ जाएगी 152 की 152, ठीक है, नॉमिनल कोड। अच्छा, ये एंटरटेनमेंट होता है, फॉर एग्जांपल कॉस्को होलसेल, आपने एंटरटेन होलसेल है ना, फॉर एग्जांपल आपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज ली है, 7600 आप डाल दोगे, तो ये वाली पूरी लाइन होगी। सब कुछ हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये टाइप रह गई, टाइप की बात अब कर लेते हैं। अब टाइप जरा समझना, अब आप लोग सोचो, यहाँ पे मैं हर फिगर के साथ माइनस कोई नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, माइनस नहीं डाल रहा हूँ। टाइप का मकसद क्या है, टाइप का मकसद होता है आपने सॉफ्टवेयर को ये बताना कि ये पेमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पेमेंट आई है या गई है। अब टाइप्स कुछ तरह की होती हैं, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन 4 टाइप्स है ना, वो बीपी है, बैंक पेमेंट, बी, ये बात हम पहले कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर करेंगे। पीए है और एसए है, ये 4 चीजें हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे अभी फिलहाल हम लोग। बैंक पेमेंट, बैंक रिसीट, पेमेंट ऑन अकाउंट, सेल ऑन अकाउंट, ठीक है। ये बात हम लोग ने कब की थी, लेक्चर नंबर 2 में की थी, तो जिसको नहीं याद है वो पहले पीछे से जाके देखे, क्योंकि इस जगह पे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जिसको वो चीज नहीं याद है वापस जाए और चुप करके अपने शीट देखे। तो जिसको याद होगी पिछला लेक्चर देखे और लेक्चर नंबर 2 देखे और देखिए बैंक पेमेंट के बारे में मैं क्या बताया था। तो जब कभी भी इनवॉइस नहीं थी आपके पास, देखो, जब ये देखो, सेल ऑन अकाउंट, इनवॉइस डली हुई है पहले से, तो ये यूज होते हैं, इनवॉइस नहीं डली हुई तो ये, ठीक है। अच्छा, बैंक पेमेंट और बैंक रिसीट यूज होता है इस केस के अंदर जब इनवॉइस नहीं डली होती है, ठीक है। तो जब इनवॉइस नहीं डली होती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक से पेमेंट निकली है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट ऑन अकाउंट वर्ड समझो, पेमेंट ऑन अकाउंट इसका मतलब समझो, अकाउंट के अंदर कोई इनवॉइस पड़ी हुई है, आपने उसकी ट्रांजेक्शन की है, या सेल ऑन अकाउंट, अकाउंट के अंदर कोई पहले से इनवॉइस पड़ी हुई है, आपने उसकी सेल रिसीव की है। तो ये जो पेमेंट ऑन अकाउंट और सेल ऑन अकाउंट है, ये इस केस में यूज होगा, किस केस में, जब कभी भी इनवॉइस पड़ी होगी आप लोगों के पास, ठीक है। फिलहाल क्या है, बैंक पेमेंट और बैंक रिसीट, दैट्स इट। तो इस केस में जरा अगर हम लोग देखें टाइप, अब देखो ये पेमेंट हो रही है, ये रिसीट हो रही है, ये सारी की सारी पेमेंट है, तो मैं इन सब के आगे सुकून से लिख दूंगा बीपी, इसको कॉपी करके इधर, और इसके ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि आप जरा अगर देखो ये सारी बीपीज हैं, बैंक पेमेंट्स हैं, तो मैंने इन सब के आगे बैंक पेमेंट लिख दिया, और जिसमें पैसे आए हैं वो है बैंक रिसीट, ठीक है। तो ये सारी बाकी बैंक पेमेंट्स, ये एक बैंक रिसीट, दैट्स इट। तो देखो भाई, आप लोगों ने सीख लिया कि अगर इनवॉइस नहीं होगी तो ट्रांजेक्शन को फिल आउट कैसे करना है, तो सारी ट्रांजेक्शन फिल आउट है, यूजर नेम की जगह नेम, टैक्स है तो T1, नहीं है तो T9, पैसे जा रहे हैं तो बीपी बैंक पेमेंट, पैसे आ रहे हैं तो BR बैंक रिसीट, नॉमिनल कोड थोड़ा सा, बेसिकली बुक कीपिंग है ही नॉमिनल कोड, मैं ये मानता हूँ। जिस बंदे ने नॉमिनल कोड सीख लिया, जिसको नॉमिनल कोड्स आ गए उसको बुक कीपिंग आ गई अच्छी। तो नॉमिनल कोड्स प्रैक्टिस के साथ आती है, टाइम के साथ आती है, इतनी जल्दी नहीं आ जाती है, शुरू में थोड़ा सा गूगल से और चैट जीपीटी से खपना पड़ता है, लेकिन आ जाती है। अच्छा, अकाउंट कोड तो, अकाउंट कोड इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, सबसे इजी चीज है,
ठीक है। इन केस ऑफ क्या, नो इनवॉइस, नो इनवॉइस के केस में नॉमिनल कोड इज, अकाउंट कोड इज द मोस्ट, जो ये कौन सा बैंक है, ये बैंक है फॉर एग्जांपल मिजान बैंक है। सेज सॉफ्टवेयर के अंदर मिजान बैंक को क्या कोड दिया गया है, 1200, 1200 लिख दूंगा। अगर इसका कोड होता 1201 तो मैं सब पूरी शीट पे 1201 लिख देता, बस दैट्स इट। और ये तो आपको समझ आ ही गई है। तो आप लोगों की नो इनवॉइस इस तरह से बनती है, ठीक है। नो इनवॉइस का यूज इस तरह से होता है। अब ये जो है ना, अगर इनवॉइस है किसी ट्रांजेक्शन की, क्या ट्रांजेक्शन की इनवॉइस है, तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम हो जाता है। मेरी बात गौर से सुनो, समझाऊंगा ये मैं अभी इसी लेक्चर के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि बेशक थोड़ी ब्रेक ले लो, ऊपर से चीजें, मेरी वीडियो पॉज कर लो, ऊपर से चीजें याद करो कि नो इनवॉइस वाले केस में क्या होता है इस तरह से। क्योंकि इनवॉइस वाला केस में ये सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और चीजें आ रही होंगी, यहाँ पे कुछ और, आप लोगों ने कहना है कि फटा डल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से है, लेकिन मैं आगे जाने लगा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, कि अगर इनवॉइस किसी चीज की डली हुई है तो फिर क्या होगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। जब हम लोग लाइव क्लाइंट्स के ऊपर काम करेंगे तो मजीद प्रैक्टिस होगी, और जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को चीजें याद होती रहेंगी, बहुत ज्यादा याद होती रहेंगी चीजें। तो वो इसी तरह से आप लोगों को टाइम नहीं लगना है इसको याद करने में। चीजें प्रैक्टिस कर करके फिर आप लोगों के हाथ से गुजरेंगी वो चीजें सारी बार बार ना, तो इजी। तो अगर तो इनवॉइस नहीं है तो ये होगा, ठीक है। नॉमिनल कोड में उसका कोड जाएगा, अकाउंट कोड में उसका अकाउंट जाएगा, ठीक है। बैंक पेमेंट जाएगी, बैंक रिसीट जाएगी, और टैक्स कोड, ठीक है, और ये नाम। अगर तो इनवॉइस डली हुई है तो क्या करना है आप लोगों ने, देखो ग्रॉस अमाउंट की तो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हर चीज में चेंज आ जाएगा, चाहे यूजर नेम भी, ये जाहिर है अली का तो अली रहना है। अब अली ने आलिया तो नहीं बन जाना, ठीक है। तो अली का अली रहेगा यूजर नेम। तो ग्रॉस अमाउंट जो है आप लोगों की, वो उसी तरह से सारी आ जाएगी, और यूजर नेम। अब जरा बात समझो, इन सारी ट्रांजेक्शन्स की इनवॉइस आपने सेज ऑटो एंट्री एंड देन सेज ऑटो एंट्री एंड देन थ्रू सेज 50 डाल चुके हो आप लोग इन सारी चीजों की इनवॉइस। समझ आ रही है मेरी बात की, तो ये सारी चीजों की इनवॉइस डल चुकी है, आप जरा समझो। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टैक्स कोड का क्या मतलब था, किसी चीज के ऊपर अगर टैक्स होगा तो ये आएगा। अब आपको पता है, अब जो मैं चीज करवाने लगा ना, इनवॉइस और नो इनवॉइस, अब इनवॉइस में ये भी डिफरेंट हो जाएगा सब कुछ, टाइप भी डिफरेंट हो जाएगी, नॉमिनल कोड भी, अकाउंट कोड, कुछ भी सेम नहीं रहना। इसीलिए कह रहा हूँ कि अलग अलग तरह से समझना इसको। इसको ये मैंने चीजें लिटरली खुद सीखी थी, और मुझे ये चीजें बताने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था। मुझे लोगों ने पूरी शीट दे दी थी और साथ साथ बता दी। मैंने तो आप लोगों को अलग अलग करके बता रहा हूँ, अगर इनवॉइस नहीं होगी तो इस तरह से आएगी चीजें, इनवॉइस होगी तो किस तरह से आएगी। तो आओ जरा देखते हैं। भाई अगर तो इनवॉइस डली हो, मतलब ये वाली भी इनवॉइस आपके, मतलब उन्होंने इसकी भी पीडीएफ भेजी थी, इसकी भी, इन सब चीजों की अगर उन्होंने आपको पीडीएफ भेजी थी तो फिर किस तरह से होगा। फॉर इंस्टेंस बूट की पीडीएफ आपने डाली, किस तरह से डाली, पीडीएफ आई थी, आपने उसको पकड़ के ऑटो एंट्री में डाल दिया। अब जरा समझो भाई, बड़े बड़े गौर से समझना। जब आप लोग ऑटो एंट्री में ये डाल रहे थे, क्या, परचेज इनवॉइस, तो याद है क्या क्या चीजें थी। डेट भी सॉफ्टवेयर खुद पकड़ लेता है, और क्या क्या पकड़ता है, डेट भी सॉफ्टवेयर खुद पकड़ लेता है, ठीक है। और सप्लायर या कस्टमर का नाम भी खुद पकड़ लेता है, ठीक है। अमाउंट भी पकड़ लेता है खुद, टैक्स की अमाउंट भी पकड़ लेता है खुद, अगर इनवॉइस डली हुई थी, ठीक है। आप लोगों ने क्या सिर्फ करना होता है, कैटेगराइज, मतलब नॉमिनल कोड डालना होता है उसका आप लोगों ने, सही है। जरा समझना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अब, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन समझ आ जाएगी। तो क्या कैटेगराइज आप लोगों ने उसको करना होता है, और नॉमिनल कोड डालना होता है जब आप लोग बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहे हो। तो आओ जरा समझते हैं इसको किस तरह से, क्या कैटेगराइज करते हो। तो जब किसी चीज की इनवॉइस डाल रही होती है तो नॉमिनल कोड तब भी डाल जाता है उसका। तो जरा सोचो, जब आप लोग इस ट्रांजैक्शन की वर्किंग कर रहे होगे, क्या, इस ट्रांजैक्शन की वर्किंग कर रहे होगे, तो क्या नॉमिनल कोड फिर से डालने की जरूरत है। नो, डालने की जरूरत नहीं है। क्यों, भाई डुप्लीकेट हो जाएगा। आई एम सेइंग, आई एम आस्किंग यू, बेसिकली आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, कि अगर किसी बंदे ने लेक्चर 2 में वो बैंक पेमेंट वाला रूल नहीं पढ़ा था, तो जाके पढ़ ले, खुदा का वास्ता है पढ़ लो जाके। तो अगर तो आप लोगों ने नॉमिनल कोड देखो,
इसकी इनवॉइस डली थी तो नॉमिनल कोड इसका पहले से ही था उधर, मतलब आपने जब कैटेगराइज कर रहे थे तो था ना उधर, तो अब फिर से इधर डालने की जरूरत नहीं होगी। एंड भाई देखो, अगर तो उसका टेक्स्ट भी था, ठीक है, जरा सोचो इस पीडीएफ, एक पीडीएफ थी आपके ऊपर, आपके पास, सोचो ये पीडीएफ है, ठीक है, क्या है पीडीएफ? बूट्स, ठीक है, बूट्स है इसका सप्लायर का नेम, ठीक है, सप्लायर का नाम है बूट्स, मतलब जब आपने इनवॉइस डाली तो वो बूट के अकाउंट में हिट होगी। अगर आप देखो यहाँ पे जब इनवॉइस नहीं थी, सीधी जब आप बैंक पेमेंट डाल रहे थे या बैंक रिसीट, क्या किसी सप्लायर या कस्टमर के अकाउंट में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझना। अब ये जैसे है ना आपका एंटरटेनमेंट 7600, ये क्या है? नॉमिनल कोड। इस नॉमिनल कोड के अंदर बहुत ज्यादा सप्लायर्स की पेमेंट्स जाएंगी, मतलब अगर मैंने कोई पिज्जा एक्सप्रेस से कुछ खाना खाया, वो भी इसके अंदर जाएगा। मैंने इस अगर कोई क्या नाम है डोमिनोज से खाना खाया, वो भी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, मैंने अगर फॉर एग्जांपल कहीं से चॉकलेट ली है, कोई भी सुपर स्टोर से चॉकलेट ली है, तो वो भी इसके अंदर जाएगा। अब जरा समझो, ये जब मैंने नो इनवॉइस वाली पेमेंट्स डाली थी ना, तो नॉमिनल कोड में तो चीज जा रही थी, लेकिन ये सारे सप्लायर्स हैं आपके। सप्लायर कौन होता है पता है ना? थोड़ा सा, थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाना, सारा कुछ ना रटा वाला सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा खुद भी समझना है यार। देखो ये सारे सप्लायर कौन होता है? जिस शॉप से आपने वो चीज पकड़ी है। नॉमिनल कोड क्या है कि भाई वो किस तरह की चीज है, तो ये सारों का नॉमिनल कोड 7600, लेकिन सप्लायर सारे डिफरेंट है। लेकिन जब आप नो इनवॉइस वाला ये काम डाल रहे थे यहाँ पे, तो जरा सोचो, कहीं पे कोई सप्लायर मैंने हिट कराया है? नहीं। तो जब भी कभी आप नो इनवॉइस वाला काम करते हो ना, तो सप्लायर हिट होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है आपका नॉमिनल कोड। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल बूट की पीडीएफ मिली है आपको, इनवॉइस मिली है, बूट का सप्लायर का भी जाएगा, सप्लायर का नेम, डेट लिखी होगी यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट लिखी होगी, टैक्स लिखा होगा, सही हो गया, अमाउंट लिखी होगी एंड टैक्स लिखा होगा, और यहाँ पे होगी कैटेगराइज, मतलब कह लो कि नॉमिनल कोड कह लो उसका। तो जब आप इनवॉइस डाल रहे हो ना, ये भी सिस्टम ने अपने आप बूट के सप्लायर के अंदर डालना है, डेट भी खुद ही, अमाउंट भी सॉफ्टवेयर ने खुद ही पकड़ लेनी है, टैक्स भी खुद ही पकड़ लेना। ये नॉमिनल कोड आपने डालना है। अच्छा, बूट का नॉमिनल कोड क्या होता है? सोचो, हेल्थ एंड सेफ्टी है। अगर मैं जरा ऊपर जाऊं, तो मैंने बूट को किस नॉमिनल अकाउंट में डाला था? 7501। तो जब आप इनवॉइस डाल रहे होगे तो तब भी तो 7501 में ही जाएगा ना। जब आप इनवॉइस डाल रहे हो, समझो, जब आप इनवॉइस, तो भाई नॉमिनल कोड तो चेंज नहीं ना होगा। ऊपर भी अगर नॉमिनल कोड ये था तो नीचे भी वही नॉमिनल कोड होगा ना, तो नॉमिनल कोड तो सेम रहना। अच्छा, जब मैंने इनवॉइस, तो इनवॉइस डाल दी, ठीक है, ये इनवॉइस डाल दी, अब यूज होना है पी ए या एस ए, पेमेंट ऑन अकाउंट या सेल ऑन अकाउंट। अब बैंक पेमेंट या बैंक रिसीट नहीं होगा। बैंक पेमेंट और बैंक रिसीट क्या होती है? सिर्फ नो इनवॉइस वाले केस में। अब क्या होगा? पेमेंट ऑन अकाउंट या सेल ऑन अकाउंट, मतलब अकाउंट में कोई हमारी इनवॉइस या बिल पड़ा हुआ है, उसकी उसकी पेमेंट हो रही है, या उसकी सेल हो रही है, उसके पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं। तो अब या पेमेंट ऑन अकाउंट या सेल ऑन अकाउंट, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं, बूट की पीडीएफ पड़ी हुई थी, ठीक है, बूट की पीडीएफ पड़ी हुई थी हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये इनवॉइस वाला केस है, तो इसमें डिफरेंट सीन होगा। भाई देखो, जब भी कभी भी ये कहीं पे लिख लो या जो भी, जब भी कभी भी इनवॉइस पड़ी होगी, ठीक है, किसी चीज की आप इनवॉइस डाल चुके हुए हो, तो हमेशा टेक्स्ट कोड में अब T9 ही आएगा हमेशा। क्यों? भाई मैं देखूंगा ही नहीं कि इसके ऊपर वैट अप्लाई होगा या नहीं होगा। क्यों भाई? अच्छा, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे वही आएगा, और हर ट्रांजेक्शन में T9 ही आएगा, हर ट्रांजेक्शन में वैट जीरो आएगा, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन। बेशक इसके ऊपर वैट लगे या ना लगे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने हर ट्रांजेक्शन में जीरो वैट डालना। क्यों? भाई क्योंकि जब मैं पीडीएफ से इनवॉइस डाल रहा था, तो टैक्स इनवॉइस के थ्रू सेज 50 में जा चुका है। देखो जरा यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, ये समझो। हम लोग बेसिकली सेज 50 में डाटा डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? टैक्स डाल रहे हैं। कुछ टैक्स हमें बैंक स्टेटमेंट से डालना पड़ता है, कुछ टैक्स हम लोगों को यहाँ से डालना पड़ता है। तो जरा सोचो, एक इनवॉइस है, ठीक है,
उसकी पेमेंट यहाँ पे भी है, उसकी पेमेंट यहाँ पे है। इनवॉइस डाली तो टैक्स चला गया था, क्योंकि इनवॉइस पहले डालते ना, तो इनवॉइस डाली ना, तो इनवॉइस इसके अंदर चली गई, टैक्स भी चला गया। तो क्या इस इनवॉइस की जो पेमेंट हुई है, क्या फिर से टैक्स इसमें जाना चाहिए? नहीं। तो भाई देखो, जब भी कभी भी ये केस आएगा, जब भी कभी भी ये केस आएगा, तो टैक्स हमेशा बेशक टैक्स लगे या ना, क्यों? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है, बिल्कुल लगना है। इसके ऊपर भी लगना है टैक्स, इसके ऊपर भी लगना है टैक्स, इसके ऊपर भी लगना है। अच्छा, इसके ऊपर नहीं लगना है, इसके ऊपर भी टैक्स लगना है, इसके ऊपर भी टैक्स लगना है, इसके ऊपर भी टैक्स लगना है। तो इन सबके ऊपर टैक्स लगना है। लेकिन मैं फिर भी T9 डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इन सबकी इनवॉइसिस के थ्रू टैक्स जा चुका हुआ है। ठीक है, इनकी इनवॉइसिस के थ्रू टैक्स जा चुका हुआ है, तो अब मैं टैक्स नहीं डालूंगा। हाँ, जब इनवॉइस नहीं थी तो टैक्स डला था। जिन चीजों पे टेक्स्ट, वैसे ये T1 है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैं समझाने के लिए T9 किया था कि थोड़ी सी डिफरेंट हमें वो मिले। तो देखो, टेक्स्ट जहां पे नहीं है वहां पे T9 डाला। अच्छा, जहां पे इनवॉइस है हमारे पास, वहां पे अब एक्सेल के थ्रू या बैंक के थ्रू फिर से टैक्स नहीं जाएगा, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ इस पेमेंट को इसकी इनवॉइस के साथ मैच कर रहे हैं। जिस ट्रांजेक्शन की इनवॉइस है वहां पे उसकी पेमेंट के साथ सिर्फ मैच किया जा रहा है। ठीक है। तो बूट्स, अगर मैं ये भी देखूं, एनर्जी, ईडीएफ एनर्जी, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। अगर मैं ऊपर देखूं, इसके ऊपर टैक्स हम लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन कब अप्लाई किया था? जब इनवॉइस नहीं थी, ताकि यहाँ से टैक्स चला जाए, बैंक स्टेटमेंट से टैक्स चला जाए। लेकिन भाई इसकी क्योंकि पीडीएफ पड़ी हुई है सॉफ्टवेयर में CH50 में, तो अब टैक्स नहीं जाएगा। अब टैक्स नहीं जाएगा, क्योंकि वो पीडीएफ के थ्रू जा तो सबसे पहला काम, टैक्स कोड हमेशा T9 चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है ना, यहाँ पे T9 हमेशा। टाइप, टाइप तो सिंपल है, जो पेमेंट है वो पी है, और जो सेल है वो एस से। तो पी, BP, SA और BR हैं इजी, बस सिंपल है। अगर तो पैसे गए हैं, अगर तो पैसे गए हैं, तो या बैंक पेमेंट, देखो अगर पैसे गए हैं तो या बैंक पेमेंट या पेमेंट ऑन अकाउंट यूज होगा। अगर पैसे आए हैं तो या बैंक रिसीट या सेल ऑन अकाउंट यूज होगा, डिपेंडिंग ऑन कि ट्रांजेक्शन किस तरह की थी आप लोगों की। ठीक है। तो मतलब इनवॉइस थी या नहीं। तो जरा देखो, यहाँ पे पेमेंट, बैंक पेमेंट, ये इनवॉइसेस नहीं थी तो बैंक से पेमेंट हुई, इसका मतलब है बैंक से पेमेंट हुई, बैंक से पेमेंट हुई। यहाँ पे पेमेंट ऑन अकाउंट, ठीक है, अगर पेमेंट हुई है, और सेल ऑन अकाउंट अगर सेल, तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा काम, ठीक हो गया। अब बात करते हैं फाइनल इन दो चीजों के बारे में, दैट इज अकाउंट कोड एंड नॉमिनल कोड। क्या अकाउंट कोड एंड नॉमिनल कोड, ये थोड़ा सा समझ लेना। देखो भाई, नॉमिनल कोड तो यहाँ पे नहीं आना है, समझ आ गई थी ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से नॉमिनल कोड ऑलरेडी इनवॉइस के थ्रू जा चुका है। ठीक है, इनवॉइस के थ्रू नॉमिनल कोड जा चुका है, अब यहाँ पे नॉमिनल कोड नहीं आना है। ठीक है। यहाँ पे था नॉमिनल कोड, यहाँ पे था अकाउंट कोड। ठीक है। नॉमिनल कोड में क्या था कि यहाँ यहाँ इस कैटेगरी में हमने चीज भेजनी है, और इस अकाउंट के थ्रू गई है। यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा। सही है। आप जरा समझो, नॉमिनल कोड की जगह क्या आएगा? चलो ये नॉमिनल कोड को छोड़ो, अकाउंट कोड की पहले बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 1200 नहीं आएगा। यहाँ पे तो क्या था, किस बैंक में काम हो रहा है, अब वो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब वो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा। अब अब जरा यहाँ से थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा, और यहाँ से थोड़ा सा ना आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। ऊपर क्या था, ऊपर जब इनवॉइस नहीं थी ना, तो क्या था, इस बैंक से चीज निकली, ठीक है, या आई, और यहाँ पे मैंने कैटेगराइज की, मतलब इस अकाउंट में जाना चाहिए, इस अकाउंट। लेकिन अब मसला क्या है, अब हमारे पास अकाउंट तो है नहीं कि किस जगह कैटेगराइजेशन करने के लिए, तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कैटेगराइज तो हम लोग इनवॉइसेस पे कर चुके हुए हैं। अब आप लोग समझो, जब भी कभी इनवॉइसेस वाला केस होता है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग इन पेमेंट्स को सिर्फ मैच कर रहे हैं इनवॉइसेस के साथ। इस बात को समझो। अब हम लोग यहाँ पे तो हम लोग पेमेंट्स डाल रहे थे ना, पेमेंट्स डल रही थी, यहाँ पे सिर्फ मैच हो रही हैं पेमेंट्स। क्योंकि देखो, इनवॉइसेस हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर में, तो आप लोग इन स्टेटमेंट में से मैचिंग कर रहे हो, कि इन स्टेटमेंट की जो भी ट्रांजेक्शन है उनको मैच किया जाता है इन इनवॉइसेस के साथ। समझ आइए, इन स्टेटमेंट्स को बेसिकली इनवॉइसेस के साथ मैच किया जाता है। मैच का मतलब क्या है? कि हाँ भाई, ये वाली चीज इस सप्लायर में गई हुई। अच्छा, बूट्स का सप्लायर कौन है?
इस ट्रांजेक्शन का आपको क्या लग रहा है कौन सप्लायर होगा? बूट्स की कंपनी सप्लायर होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, बूट सप्लायर में के साथ मैच करना है इस पेमेंट को। अच्छा, ये पेमेंट किस कंपनी के साथ हुई है? ईडीएफ एनर्जी के साथ हुई है। तो इसका सप्लायर कौन है? ईडीएफ। तो ईडीएफ की पेमेंट मैच की जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोग समझो, अकाउंट में अब बैंक अकाउंट नहीं आएगा, अकाउंट में अब क्या आएगा? सप्लायर नेम, ठीक है। आप बात को समझो ना, अगर अगर वैसे तो ये रटा लगाते हैं लोग, लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझो ना आप, यहाँ पे था कि इस बैंक अकाउंट को हिट किया जा रहा है, ये बैंक अकाउंट से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे है कि इस सप्लायर को ये पेमेंट मैच करा रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या था कि इस बैंक से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो हम सॉफ्टवेयर को कह रहे थे कि भाई अंडरस्टैंड करो कि 1200 के बैंक अकाउंट में या पैसा आया या गया। अब वो केस नहीं है, अब है कि इस बैंक अकाउंट में बेसिकली क्या नाम है, ये ट्रांजेक्शन किस सप्लायर के साथ हिट होनी है। तो अकाउंट के अंदर नाम आते हैं सप्लायर के। क्या? सप्लायर के कैसे? बूट्स है ना। अब सॉफ्टवेयर में इन सब का सप्लायर बना होगा, क्योंकि पिछले साल किसी ना किसी ने इस कंपनी के ऊपर काम किया होगा। तो आप सॉफ्टवेयर में देखोगे कि बूट्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं किस सप्लायर में गए हैं, तो उस सप्लायर का नाम जाहिर है बूट्स ही होगा, ठीक है। तो आप अकाउंट में अब लिखोगे बूट्स। आप अपने सॉफ्टवेयर से देखोगे इस ट्रांजेक्शन का सप्लायर कौन है, कि जो भी ट्रांजेक्शन बूट की होती हैं वो बेसिकली कंपनी का नाम क्या है? बूट, ठीक है। शेल, शेल की जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं तो शेल का सप्लायर एक होगा। ये जरा समझो, ये तुक्के से नहीं लिख देना शेल। आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में जाते हो, कैसे जाते हो मैं सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर में जाते हो, आप सर्च करते हो वहां पे एक जगह में कि शेल की जितनी भी ट्रांजेक्शन है सामने आ जाए। वो 1000 2000 जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी शेल की सिर्फ सामने आ जाएंगी, और सामने लिखा होगा कि शेल का जो सप्लायर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम शेल ही होगा। सप्लायर का मतलब क्या है कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर में इसको किस नाम से डाला है, ठीक है। तो जब भी कभी इनवॉइस डल रही होगी आपकी, तो सप्लायर नेम तो होता है ना। जब सोचो कभी इनवॉइस आई है, तो क्या उसके ऊपर लिखा नहीं होता है वापडा शेल? शेल वाले आपको जब इनवॉइस देते हैं, क्या ऊपर शेल लिखा होता है? लिखा होता है। तो शेल का सप्लायर कौन है? शेल, ठीक है। तो आपने इस पेमेंट को मैच कर रहे हो बेसिकली इनके साथ, शेल शेल ब्ला ब्ला। ईडीएफ एनर्जी को फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है ED100, ठीक है। मैं अपना सॉफ्टवेयर खोलूंगा, ईडीएफ के जितने भी बिल है ना, मैंने लिखा हुआ है उसका नाम खुद से ED100, तो मैं ED100 लिख दूंगा। जरूरी तो नहीं है ना कि मैंने उसका नाम ईडीएफ ही लिखो। अगर मैंने लिखा हो उसका सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर नाम EDFEN एनर्जी, सिर्फ इतना, तो मैं यहाँ पे EDFEN लिख दूंगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर में जिस नाम से वो सप्लायर क्रिएट किया गया, क्योंकि मैंने ये पेमेंट सप्लायर को हिट करानी है, ऊपर कहीं पे हिट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली सप्लायर को। अमेरिकन एक्सप्रेस मैंने फॉर एग्जांपल सेल करता हूँ ना मैं, तो मैं इसको मैंने अकाउंट में डाल दिया है एबीसी कंपनी को सेल में करता हूँ, तो एबीसी नाम होगा फॉर एग्जांपल। तो आपने देखना, आपने सर्च करना है कि अमेरिकन एक्सप्रेस नॉर्मली मैं किस अकाउंट से, किस सप्लायर में डाले जाती है या किस कस्टमर में डाले। कॉस्टको है ना, कॉस्टको को मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कॉस्ट सी। फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्को का सप्लायर पहले से बनाया हुआ है कॉस्ट सी। अच्छा, फॉर एग्जांपल पिज्जा एक्सप्रेस की जिंदगी में पहली दफा ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब पहले जिंदगी में कभी भी सप्लायर बना ही नहीं है। तो आप करोगे क्या? पहले आप सेज 50 के अंदर जाके सप्लायर बनाओगे, ठीक है, पिज्जा के नाम से कोई, या PI10 कर लेना, या कुछ कुछ भी। किसी ने आपसे पूछना नहीं है कि भाई ये नाम क्यों रखा है, वो सप्लायर अपने लिए नाम रखना है। तो मैं हूं तो मैं लिख दूं बस पिज्जा, या पिज्जा ई रख दूं मैं नाम उसका, ठीक है। अच्छा, वहां पे जब मैंने पिज्जा ई नाम सप्लायर बना लिया मैंने, सप्लायर कैसे बनाना है बात की बात है, पिज्जा ई नाम मैंने रख लिया है। तो अब यहाँ पे भी क्योंकि मैंने उस पेमेंट से उसको मैच करना, तो पिज्जा ई, तो अकाउंट में ये सब कुछ आ जाएगा। कैसल वाटर में मैंने फॉर एग्जाम्पल की CAS लिखा हुआ है, दैट इज इट। तो अकाउंट कहाँ पे हिट होना है, वो ये आएगा। नॉमिनल कोड में अब क्या आएगा? नॉमिनल कोड में जरा थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, अब क्योंकि हमारे पास नॉमिनल कोड तो है ही नहीं कुछ। ये नहीं है ना, अब ये तो नहीं ना लिखना है नॉमिनल कोड आप लोगों ने 750, तो आप लोग इसको ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये इंपोर्ट तो करना ही करना, ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता, तो कुछ ना कुछ तो लिखना है हम लोगों ने इसके ऊपर। ये अंडरस्टैंडिंग करो। यहाँ पे क्या था, अकाउंट किस बैंक से, और यहाँ पे किस नॉमिनल कोड को हिट करना है। यहाँ पे क्या केस है, नॉमिनल कोड इनवॉइस के थ्रू हिट हो चुका है, तो अब क्या करना है आप लोगों ने? अब सिर्फ आप लोगों ने अब खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप लोगों ने ये जिस जो बैंक बना हुआ है,
उसका कोड लिख देते हैं हम लोग पूरे के ऊपर। That's it, पूरे के ऊपर वो वाला कोड लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, 1200 के ऊपर, क्योंकि खाल अब इससे अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जाना चाहो ना, तो इससे होगा क्या, ये लिखने से कोई सेज के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब पैसे आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको खाली छोड़ देते हो ना, तो इम्पोर्ट होगी नहीं सही ट्रांजेक्शन, तो कुछ ना कुछ लिखना है। 1200 लिखने से बस ये होता है कि सेज में ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप 1200, मतलब 1200 ना एक सबसे मोस्ट कॉमन, मैं बार बार 1200 इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली कंपनी जो है ना 1200 यूज करती है बैंक अकाउंट के लिए। तो बैंक अकाउंट इधर, तो ये थी दो आपकी ट्रांजेक्शन। एक तीसरा हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से मैं करवाऊंगा आप लोगों को। लेट्स अज्यूम, क्या होता है, लेट्स अज्यूम, देखो जल्दी से, ये फिर बात खत्म अपनी करते हैं। अच्छा लेट्स अज्यूम ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट थी। ग्रॉस अमाउंट और यूजर नेम तो आप लोगों ने पहले लिखा होता है। मैं जिस जिस चीज को हाईलाइट अब कर रहा हूँ ना, अच्छा मैं जिस जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जैसे ये आ गया, ये रैंडमली बीच में से, ये, ठीक है इसको छोड़ो, ये जिसको हाईलाइट करो ना, इनकी इनवॉइसेस हैं क्या, जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, इनकी इनवॉइसेस हैं। प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, जो कोई हाईलाइट नहीं है उसकी इनवॉइस नहीं है, तो आओ जरा बात करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन, इसकी इनवॉइस पड़ी हुई है। ठीक है, इसकी इनवॉइस पड़ी हुई है, तो जब इनवॉइस पड़ी हुई है, मतलब इनवॉइस के थ्रू टैक्स जा चुका हुआ है। तो अगर टैक्स जा चुका है तो अब हमें टैक्स की जरूरत नहीं है, तो जीरो टैक्स आएगा, नेट अमाउंट वही आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये इनवॉइस पड़ी हुई है, इसकी क्या इनवॉइस पड़ी हुई है, तो मैंने इसकी पेमेंट करनी नहीं है, पेमेंट को मैच करना है सिर्फ। पेमेंट ऑन अकाउंट, अकाउंट में पेमेंट पड़ी हुई है, सॉरी अकाउंट में इनवॉइस पड़ी हुई है, तो पेमेंट मैच कर दी। ठीक है, अच्छा बूट्स है, मैं चेक करूंगा, सेज ओपन किया, बूट्स की ट्रांजेक्शन चेक की, कौन सा सप्लायर यूज होता है, बूट का, बूट्स का सप्लायर यूज होता है। क्यों, क्योंकि भाई मैच करनी है तो मैं अकाउंट में सप्लायर लिखूंगा। नॉमिनल कोड, क्योंकि लिखने के लिए कुछ नहीं है, 1200, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। दूसरी ट्रांजेक्शन भाई, अच्छा हाँ, दूसरी ट्रांजेक्शन शेल, अच्छा जी हमारे पास इनवॉइस, मैं सॉफ्टवेयर चेक किया, इनवॉइस नहीं थी हमारे पास कोई भी इसकी, इनवॉइस नहीं थी। अच्छा शेल चेक किया मैंने, थोड़ा सा खुद भी देखा, अच्छा शेल के ऊपर टैक्स चार्ज होता है। T1 लिखूंगा या T9, T1, क्योंकि भाई इनवॉइस के थ्रू टैक्स नहीं, इनवॉइस थी नहीं तो टैक्स नहीं किया। अच्छा जरा अगर सोचूं मैं, तो ये ऊपर वाला भी ऐसे ही है, ऊपर भी टैक्स था, लेकिन मैंने T9 लिखा, क्यों, क्योंकि इनवॉइस के थ्रू टैक्स जा चुका हुआ। अच्छा शेल है, इनवॉइस के थ्रू टैक्स नहीं गया, T1, क्योंकि इनवॉइस थी नहीं। बैंक पेमेंट है ये पीए नहीं है, ये पेमेंट ऑन अकाउंट नहीं है, ये बैंक पेमेंट है, टैक्स है इसके ऊपर। इसको डिवाइड करूंगा 120 से, मल्टीप्लाई 20 से। ठीक है, और ये मेरा आएगा, क्योंकि टैक्स है तो वैट लिखूंगा भी मैं। अकाउंट कोड याद है, बैंक का अकाउंट लिखते थे हम लोग, 1200, ये वाली केस कर रही है ना 1200। ठीक है, नॉमिनल कोड, अच्छा शेल है, शेल हम लोगों को फ्यूल, ऊपर हम लोगों ने कौन सा अकाउंट यूज किया, 7301 नॉमिनल कोड। अब जरा देखो, नॉमिनल कोड भी यूज होगा, क्यों, क्योंकि इनवॉइस के थ्रू तो नॉमिनल कोड नहीं गया, तो दो डिफरेंट तरह की करवाई। अगला, इनवॉइस डली हुई है, ओके, क्योंकि इनवॉइस डली हुई है, टैक्स जा चुका हुआ है, तो मुझे इससे परवाह नहीं कि ये टैक्स है या नहीं है, मैं T9 ही लिखूंगा। जीरो आएगा इधर, जीरो का जीरो ही आएगा, और वैट आ जाएगी इधर। ठीक है, और ऑब्वियसली हम, क्योंकि इनवॉइस डली हुई है, इनवॉइस डली हुई है, तो मैंने अभी क्या करनी है, सिर्फ मैच करनी है पेमेंट। पेमेंट ऑन अकाउंट, अकाउंट में इनवॉइस डली हुई है, तो मैं इसकी पेमेंट ऑन अकाउंट कर दूंगा, पेमेंट ऑन अकाउंट कर दूंगा। ठीक है, कि पेमेंट ऑन अकाउंट है, पेमेंट मैच हो रही है उससे। यहाँ पे क्या था, इनवॉइस नहीं डली हुई थी, तो बैंक पेमेंट, तो पेमेंट ऑन अकाउंट। अकाउंट कोड क्या है अब आप लोगों का, याद है, जब भी कभी भी पेमेंट ऑन अकाउंट, इनवॉइस डली हुई है, मतलब मैच करनी है, तो जब मैच करनी है तो सप्लायर के साथ मैच करनी है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने डाला हुआ था, सप्लायर का नाम ED200, तो ED200 के साथ मैच करूंगा। और अब क्योंकि नॉमिनल कोड अब नहीं लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि
इनवॉइस के थ्रू जा चुका है तो 1200। ठीक है। अच्छा अगला, कैसल वाटर। अच्छा इनवॉइस कोई नहीं पड़ी हुई है हमारे पास, इनवॉइस नहीं पड़ी हुई है। मैं देखूंगा टैक्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, कॉस्ट को हम लोगों ने पहले चेक किया था, टैक्स लग रहा था उसके ऊपर। 31 टैक्स लगेगा। टैक्स लगा देते हैं, ये लो टैक्स लगा देते हैं। बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट से पैसे, नॉमिनल कोड। अब ऊपर कैसल वाटर है ना, ओ सॉरी ये कैसल वाटर है, मैं कॉस्ट को समझ रहा था। कैसल वाटर के ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होता। ठीक है, क्यों नहीं चार्ज होता है? क्योंकि वाटर चेक किया था हमने, जीरो रेटेड होता है वाटर चार्जेस। तो वाटर जीरो रेटेड है, इसलिए T9 मैंने लिखा। अच्छा अकाउंट नंबर 1200। वाटर के चार्जेस, वो वाटर रेट्स क्या होता है हमारे पास, वाटर का कोड हमारे पास है 7200, जो एज चैट जीपीटी। ठीक है, तो 7200, लेकिन हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर से देखना। तो 7200 का कोड, क्योंकि इसकी इनवॉइस नहीं थी ब्रो, इसकी इनवॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने नॉमिनल कोड भी लिखा है, अकाउंट कोड की जगह अकाउंट कोड। बीपी आएगा या पीए आएगा? क्योंकि ये पेमेंट ऑन अकाउंट नहीं है, इनवॉइस नहीं है अकाउंट में, ये न्यू पेमेंट है, तो ये बैंक पेमेंट आएगी। ठीक है। अच्छा इसको भी मैं ये करूंगा, इसको इसको बाद में देखेंगे। अच्छा पिज्जा एक्सप्रेस, इनवॉइस देखी मैंने, नहीं पड़ी हुई है। अच्छा पिज्जा एक्सप्रेस के ऊपर टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, अब पेमेंट ऑन अकाउंट नहीं है, न्यू पेमेंट है। ठीक है, बैंक पेमेंट। क्यों? क्योंकि इनवॉइस नहीं है ना, न्यू पेमेंट है तो बैंक पेमेंट। हाँ अगर इनवॉइस होती है, क्योंकि देखो इसको मैच तो हम लोग किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, मैच किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो ये बैंक पेमेंट आएगी। ठीक है। अच्छा टैक्स चार्ज होना है, ओके होना है, कर देते हैं, वैट लगा देते हैं इसके ऊपर। अच्छा अकाउंट कोड जरा मुझे बताओ क्या आएगा? 1200 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बैंक में से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कब आता है, जब हम लोग किसी सप्लायर के साथ मैच कर रहे हो। मैच कब करते हैं? जब इनवॉइस डली होती है पहले से। इसकी तो इनवॉइस नहीं डली हुई, तो किसके साथ मैच करूं? तो बैंक में लिखूंगा इसकी जगह। अच्छा अब क्योंकि इनवॉइस नहीं है, तो नॉमिनल कोड भी नहीं गया हुआ है पहले से, तो हम लोग अब नॉमिनल कोड डालेंगे। 7600 का आपका वो आ जाएगा, एंटरटेनमेंट। ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस सेल हुई है। ठीक है, सेल हुई है। अच्छा इनवॉइस डली हुई है ब्रो, इनवॉइस डली हुई है, मतलब T9 टैक्स नहीं लिखना है, क्योंकि इनवॉइस के थ्रू टैक्स जा चुका है। नो टैक्स दिस। ठीक है। अकाउंट कोड अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी को मैं करता हूँ, एबीसी कंपनी मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस का सप्लायर का नाम मैंने रखा हुआ है एबीसी। अमेरिकन एक्सप्रेस ना एक कार्ड है, कह लो इसको, बाद में जब हम समझेंगे। एक कार्ड होता है, कार्ड के थ्रू पेमेंट आई है हमें। ठीक है, तो जो कार्ड के थ्रू पेमेंट आती है ना अमेरिकन एक्सप्रेस से, तो उसको मैं एबीसी का सप्लायर रखता हूँ। अच्छा नॉमिनल कोड, अब फिर से नॉमिनल कोड नहीं डाल सकते हैं, तो 1200 डाल दो। ठीक है। अच्छा ये क्या बनेगा यहाँ पे क्या लिखूं? एस ए, सेल ऑन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट में इनवॉइस पड़ी हुई थी, मैंने सेल ऑन अकाउंट डाला। अगला कर लेते हैं आखिरी। भाई हमारे पास पड़ी हुई है इनवॉइस, मतलब टैक्स नहीं आएगा। टैक्स नहीं आएगा तो पेमेंट ऑन अकाउंट है। क्यों? क्योंकि अकाउंट में इनवॉइस पड़ी है, तो उसके साथ मैच हो रही है। जीरो दिस, बेसिकली ये क्या है, ये 35 है ना, 152.8। मेरा गला सूख गया है। अच्छा कॉस्को है ना, कॉस्को का फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम रखा हुआ है कॉस्ट। ठीक है, और नॉमिनल कोड 1200। इस तरह से पूरी आपकी स्टेटमेंट बनती है, इस तरह से। मुझे पता है थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से चीजें निकली होंगी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है। डेफिनेटली सर के ऊपर से बहुत सारी आपकी चीजें निकली होंगी, लेकिन जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट याद कर लो अच्छे तरीके से, जब लाइफ दैट्स इट, कंप्लीट है आपकी बुक कीपिंग। अब सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। मैंने आज के दिन आप लोगों को पूरी समझा दी है कि जी वैट की एक्सेल फाइल कैसे करनी है, सेज सॉफ्टवेयर के लिए, सेज सबसे ज्यादा यूज होता है। आप लोगों को आ गई है। हाँ, जीरो में इंपोर्ट करनी है तो एक आधी चीज का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस भी कोई खास नहीं है उसमें। आप लोग बस कह लो कि अकाउंट कोड का कॉलम रिमूव कर देते हो, न्यू कुछ नहीं है, चीजें निकालनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, सिंपल। आप लोगों ने आज माशाल्लाह सीख लिया। अगर तो आपको ये चीजें समझ आ गई है ना, तो आप लोगों ने सीख लिया ब्रो, दैट इज इट। ये एक्सेल की वर्किंग आपके भाई ने आपको सिखा दिया एक दिन में। अब हम लोगों ने करना क्या है, कोई 8-10 कंपनीज के ऊपर हम लोगों ने काम करा। मेरे पास अगर मैं आपको दिखाऊं, दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस वहां पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये देखो मैं आपको दिखा, छोड़ो, अगर मैं ये फोल्डर ओपन करूंगा ना, उस कंपनी का नाम सामने आ जाएगा।
तो मेरे पास अभी वो कंपनीज पड़ी हुई है जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली और मैं लंबा लेक्चर, पहले 2 घंटों का लेक्चर हो गया हमारा, तो वो और तो मैं आपको जाहिर है कुछ नहीं इस टाइम दे सकता हूँ। समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो बस इतना ही था आप लोगों के लिए आज। अगली क्लास में जाहिर है यही सारी एग्जैक्टली चीजें, न्यू कुछ नहीं, सिर्फ इन चीजों की प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस। और वो होगी लाइव क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, यही सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी आपकी क्लाइंट की असल बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, जिनमें कुछ ये ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये भी मैंने क्लाइंट से ही पकड़ी है, और कुछ न्यू होंगी। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इट इज दैट इजी। बस ये 2 केसेस सीख लो कि अगर इनवॉइस डली है और नहीं डली है। ठीक है, दैट इज इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज डेट चेक करें जरा, 1 जनवरी। वो सबको बहुत बहुत न्यू ईयर मुबारक भी हो। सब, अल्लाह ताला सबको इंशाल्लाह कामयाब करें। जो जो मकसद आप लोग लेके बैठे हो दिल में, जो भी ख्वाहिशें हैं, अम, किसी का प्यार अधूरा ना रहे। सबके माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाए अल्लाह ताला। और दैट्स इट इंशाल्लाह। ख्याल रखें अपना बहुत। मुलाकात